वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। कौन से इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। वापस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेंगे। वो क्वेश्चन जो तुमको लीड दिलवाएगा वो भी सारे क्वेश्चन कहां से बनेंगे, इसी चैप्टर से बनेंगे। तो ये सारी पढ़ाई हम कहां करने वाले, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेंगे, और अगर 12th बोर्ड के बारे में बात करो तो भी इसी चैप्टर से बनेंगे। 12th बोर्ड से याद आया कि यहां तक कि 12th बोर्ड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी एक स्पॉट पेडिग्री एनालिसिस का आता है, और पेडिग्री एनालिसिस भी इसी चैप्टर का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन, तो जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं मैंने बताया था क्या करना है अपन को, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आता है 5 सेकंड के लिए हमें हर चीज क्या करनी है, रिवाइज करनी है। अब ये प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे तुम्हारा रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा। तो जब तुम एक्चुअल में एग्जाम हॉल में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, तो सिर्फ तुमने वो वर्ड देखा और सारी चीजें तुमको याद आ गई। तो जब तक एग्जाम हॉल के जाने के पहले तक यही आदत बनाओ कि कीवर्ड को करो अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सारी चीजें बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा, एक और देखने से पहले क्या बोला था कि हर क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो, सब्जेक्टिव में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर आजकल सीबीएसई क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा जो सब्जेक्टिव है उसका जो मतलब पैटर्न है, वो पैटर्न ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव जैसा उठा रहा है। अब सीबीएसई भी स्मार्ट हो रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव जैसा पैटर्न उठा रहा है, मतलब उसी एक क्वेश्चन में तुम उलझ के रह जाओगे। तो होता ये है, हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करता है कि जब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब तुमने वही क्वेश्चन दोबारा से पढ़ा तो तुम्हें वही क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग साउंड करने लगेगा, और तीसरी बार पढ़ोगे तो और ही अलग लगने लगेगा। अगर उसके ऊपर ऑप्शंस दे दिए गए कि इन 4 ऑप्शन में से कुछ चूज करो, फिर तो बाबा वो चौथी बार क्वेश्चन पूरा ही अलग हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, पर बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ समझ के क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ो, उससे आगे मत बढ़ो। अब एक और चीज, ये हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं वहां बताते चलूंगी हर क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ताकि तुम जब अपनी सीयूईटी या कोई भी दूसरी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो वहां तुमको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते चलना कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार मैं बोल रही हूं, फिर से बोलूंगी कि जो 12th बोर्ड है उसमें बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते कि डायग्राम बनाओ बाबा, एग्जाम्पल लिखो, पर यकीन मानो जब हम लोग पेपर चेक करने जाते हैं, अभी पिछले साल ही मतलब जो भी रिजल्ट आया उसका जब मैं पेपर चेक करने गई, तुमको यकीन नहीं होगा, जो आंसर की थी 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 मार्क का क्वेश्चन अंदर सब पार्ट में डिवाइडेड था, और एक सब पार्ट में एक वर्ड का उसका आंसर होना चाहिए था तुम लोगों के अकॉर्डिंग। पर जब हम लोगों ने खुद आंसर की देखी तो उसमें उन्होंने क्या किया था पता है, कि जो मेन आंसर था उस पे उन्होंने आधे मार्क दिए, और उसमें लिखा था कि एग्जाम्पल जब लिखा हो तब बचा हुआ आधा मार्क देना, तो दोनों मिला के 1 मार्क होंगे। ऐसा उन्होंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के साथ किया था। क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन नहीं है, बिल्कुल मेंशन नहीं है, पर आंसर की में लिखा है कि अगर डायग्राम बेस्ड किसी स्टूडेंट ने उस चीज को एक्सप्लेन किया है तो बिल्कुल मार्क्स दिए जाए, पूरे के पूरे 3 मार्क दे दिए जाए। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, पर कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था कि कैसे एक रिकॉम्बिनेंट जीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हो। सेट बी का क्वेश्चन है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इतना याद है, 3 मार्कर में था। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और जब हम लोग ने आंसर की उठा के देखी तो उसको 3 तरीके से खुद बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था।
पहला तरीका था सीधा सीधा तुम लैंग्वेज में लिख दो, जो तुम लोग जनरली सोच के आते हो कि हम वैसे ही लिख के आएंगे। दूसरा तरीका उसमें मेंशन किया गया था कि डायग्राम भी बनाया है, प्रॉपर लेबलिंग की है, तो फुल मार्क्स दो। तो सोचो क्वेश्चन में बहुत बार क्या करते हैं, ना वो मेंशन करेंगे कि डायग्राम बनाओ, ना मेंशन करेंगे कि एग्जाम्पल लिखो, पर हम दोनों करके आएंगे। क्यों? रिस्क किसको उठाना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज मेल और फीमेल इन विच द सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड एज। मतलब वो पूछ रहे हैं कि बताओ जेंडर तुम कैसे डिसाइड करोगे, मतलब वही सेक्स कैसे डिसाइड करोगे कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम को स्टडी करके। तो भले तुम ऑप्शन मत देखो अभी ऑप्शन, ये बात बताओ तुमने कितने टाइप के जेंडर जो तुम्हारी बुक में दिया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, करेक्ट है ज्यादा बोलना, सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप के पढ़े बुक में? 4 टाइप के। कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा हो तो मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, तो अब देखो जल्दी से याद आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो तुमने 4 कैटेगरी में पढ़ा हुआ है अपनी एनसीईआरटी में, सबसे पहले कैटेगरी कौन सी? जल्दी बताओ, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये अलग बात है तुम्हारी बुक में सबसे आखिरी में दिया है, ह्यूमन। बहुत बढ़िया। अब ह्यूमन के जैसे ही सिमिलर किसका होता है? ड्रोसोफिला का। याद आया? जल्दी बताओ ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। बहुत बढ़िया, तो फ्रूट फ्लाई का भी सेम होता है। अब क्या सेम होता है जल्दी बताओ? कि मैम उसमें मेल्स में XY होता है, फीमेल में XX होता है। बहुत ठीक, मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां पे अगर तुम देखो तो मेल्स में XY होता है, मतलब दोनों गैमीट अलग अलग होते हैं। तो जिनमें गैमीट अलग अलग होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जेंडर डिसाइड करने वाला कौन है इन दोनों इंडिविजुअल में से? जिसके पास अलग अलग गैमीट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मेल, क्योंकि मेल के पास है। हेटेरो, हेटेरो क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। और गैमीट है तो गैमिटी। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मेल हेटेरोगैमिटी का। ठीक, ये वर्ड तुम्हारी बुक में मेंशन किया हुआ है। या तो मेल हेटेरोगैमिट बोल लो या हेटेरोगैमिटी बोल लो। ठीक है, तो क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में सीबीएसई के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि मेल नहीं, उन्होंने बोला हेटेरोगैमस का एग्जाम्पल बताओ। अगर याद होगा तो होमोगैमस और हेटेरोगैमस वाला ये जो वर्ड है वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। ये अलग बात है वो ओमिट हो चुका है, इसी 12th का ही जो चैप्टर 1 है वहां पे मेंशन किया। तो ये वर्ड है हेटेरोगैमी एंड होमोगैमी। तो हेटेरोगैमी बोलो, होमोगैमी बोलो, या हेटेरोगैमिटी बोलो, होमोगैमिटी बोलो। ठीक, तो जल्दी बताओ इसमें ह्यूमन में एंड ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का दूसरा नाम फ्रूट फ्लाई, तो इसमें कौन डिसाइड करता है जेंडर? मेल डिसाइड करता है, क्योंकि बाबा मेल 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से? एक X और एक Y। याद करो ये अभी पेयर में है। जब मियोसिस होता है मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो जैसे अपने पास 46 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम तुमको पता है हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं क्या? ऑटोसोम, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। कितने ऑटोसोम है अपने पास? अपने पास 22 पेयर ऑटोसोम है, और सेक्स क्रोमोसोम कितना है? 23rd पेयर है, जिसमें से एक X है एक Y है अगर मेल होगा तो, अगर फीमेल होगी तो एक X है और दूसरा भी X है। याद आया? तो जब मियोसिस होता है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ये 2n है ना, ये 2n वाली कंडीशन है, तो अब इस 2n का क्या करना है? n बनना है। तो जैसे ये 22 वाला पेयर भी आधा होगा नंबर में, सॉरी 22 पेयर, हाँ पेयर बोलो या फिर बोलो अगर आधा होगा नंबर में तो बोल सकते हैं हम, देखो 22 पेयर बोलो या फिर बोलो 44, दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि देखो 44 हो गए क्योंकि 22 पेयर बोल रहे तुम, या फिर क्या बोलोगे? 44 क्रोमोसोम। ये जो 44 क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोम। कौन से? क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक, या तो इन्हीं को पेयर में बोल दो 22 पेयर। तो ये जो दोनों पेयर है, तो अब इसका क्या होगा? वापस मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, n बनेगा। तो n बनेगा तो क्या आएगा? 22 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में या तो पेयर बोलो या तो 44 बोलो। इतना हुआ क्लियर? सिमिलरली ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो अभी भी पेयर में है, फीमेल में दोनों XX है, मेल में एक X एक Y, इनका भी तो नंबर हाफ होगा। तो अब बात बताओ, फीमेल तो दोनों ही XX है,
तो वो दोनों ही गैमीट एक जैसे ही बनेंगे। मतलब फीमेल के जो ओवम में अगर मैंने झांक के नहीं मतलब माइक्रोस्कोप से देखा, तो मुझे ये तो 22 पेयर मिलेगा और साथ में प्लस क्या मिलेगा, एक एक्स, क्योंकि दोनों ही एक्स है तो एक्स ही पास ऑन होगा। बट सिमिलरली अगर मैंने मेल्स के स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसमें माइक्रोस्कोप लगा के देखा, जूम करके देखा क्रोमोसोम, तो मुझे 22 तो मिलेगा, पर कुछ स्पर्म में मुझे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, कुछ स्पर्म में 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मिलेगा, क्योंकि आधा आधा हो गया नंबर। याद आया? तो ये इस टाइप का जो डिवीजन होता है, मतलब ये मियोसिस तो हो गया, पर इस टाइप का जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और जिसमें दो टाइप के गैमीट मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेटी या फिर हेटेरोगैमस कंडीशन। मतलब इसमें जेंडर डिसाइड करने वाला कौन हुआ, एक मेल हुआ, पर फीमेल में तो दोनों सेम है, तो फीमेल के हाथ में तो कुछ है ही नहीं डिसाइड करना। ठीक है, ये तुमने किसका पढ़ा हुआ है, ह्यूमन का पढ़ा है, 10th में पढ़ा था। साथ में एक और चीज ऐड हो गई इस बार, जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई। अच्छा, फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम ड्रोसोफिला। अच्छा, एक और जल्दी बताओ, ड्रोसोफिला मैन नाम से कौन फेमस है, T.H. मॉर्गन। देखो यही ऐसे ही याद रखना है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद जो पिक्चर में आया वो कौन थे, T.H. मॉर्गन, जिसको ड्रोसोफिला मैन भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सैंपल किसको स्टडी किया, ड्रोसोफिला को। जैसे सेम मेंडल ने किसका यूज किया था, गार्डन पी का, अपनी पढ़ाई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, थ्योरम्स नहीं बोल सकते, थ्योरम्स तो मैथ्स में होते हैं, लॉज देने के लिए, है ना। चलो, अच्छा, उसके बाद आते हैं जो दूसरा टाइप का तुमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, बताओ किस में पढ़ा है। अगर याद होगा तो तुमने पढ़ा है इंसेक्ट्स में, याद आया, बुक में एक एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है ग्रास हॉपर। तो भले बुक में ग्रास हॉपर दिया है, पर तुम इन जनरल सारे इंसेक्ट्स पे वो अप्लाई कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, मैम फ्रूट फ्लाई भी तो इंसेक्ट है, तो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जैसे उन्होंने यहाँ पे ग्रास हॉपर मेंशन किया है, पर कभी कभी क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में इन जनरल कॉकरोच, बटरफ्लाई करके भी रेफर किया जाएगा, तो घबराना नहीं है, वो बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ड्रोसोफिला तो वो इस टाइप का पैटर्न आएगा। सिमिलरली आगे पढ़ोगे स्पेसिफिकली हनी बी, तो वो अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न अप्लाई होगा। हुआ क्लियर इतना? चलो, तो दूसरा बताओ किसका पढ़ा है, इंसेक्ट्स का पढ़ा है। इंसेक्ट्स में किसका एग्जाम्पल दिया है बुक में, ग्रास हॉपर का, पर अपन जनरल लेके चलो, एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्शन आ गया, मतलब क्या लिखोगे, ग्रीन पेन से लिखोगे, मतलब याद रहेगा वो क्वेश्चन है, एक्सेप्ट हनी बी और एक्सेप्ट फ्रूट फ्लाई। ठीक, तो देखो इंसेक्ट्स में ग्रास हॉपर का पढ़ा है, जहां पे मेल जो होता है उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो उसको हम XO या X0 कंडीशन बोलते हैं। ठीक, मेल फीमेल के पास वही वहां पे दो XX क्रोमोसोम होते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ इसमें हेटेरोगैमेटी या हेटेरोगैमस नेचर कौन शो कर रहा है, तो बोलोगे मैम इन दोनों के पास एक्स है, दोनों एक जैसे हैं, यही शो कर रहा है। हाँ, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, पूछो क्यों। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ XO कंडीशन या X0 कंडीशन, बेसिकली जीरो मतलब कुछ है ही नहीं, आया ही नहीं। ठीक, मतलब एक ही X क्रोमोसोम है, एक ही कॉपी में। अब बोलोगे मैम जब कुछ आया ही नहीं तो तुम्हारा जेन्युइन डाउट आना चाहिए, तो इसको तो हम हेटेरोगैमस नेचर बोल ही नहीं सकते, हेटेरोगैमेटी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हेटेरोगैमेटी के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, बाकी तो दूसरा है ही नहीं। सोच सही रहे हो। चलो अब वापस बताओ, इसमें होगा मियोसिस। ठीक है, अपन मियोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इंसेक्ट्स में भी मेल हेटेरोगैमेटी क्यों बोला गया है। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ ये कौन सा गैमीट देखा, अब तुम्हारा जेन्युइन आंसर, मैम दोनों सेम ही तो है, तो एक्स ही मिलेगा, बिल्कुल सही। अब बताओ इसमें क्या होगा, अब इसमें अब तुम्हारा जेन्युइन आंसर है मैम एक है और एक कुछ नहीं है, मतलब जीरो ही बोल दो। ठीक है, अब बताओ, समझते हैं। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां से एक्स आया, यहां से एक्स आया, वापस बन गई फीमेल। ठीक, अब यहां से कुछ नहीं आया, यहां से तो हमेशा एक्स ही आना है, कुछ नहीं आया तो वापस क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अब ये बन गया मेल। तो देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी जेंडर डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही भैया मेल।
तो यहां भी क्या शो हो रहा है, मेल हेटेरोगैमेटी। हुआ क्लियर? चलो थर्ड बताओ मेरे को, थर्ड तुमने कौन सा पढ़ा हुआ है? तो थर्ड अगर याद होगा, ह्यूमन, फ्रूट फ्लाई, इंसेक्ट्स, और थर्ड जो आता है वो तुम्हारा, वो है तुम्हारा बर्ड्स का। इन जनरल बर्ड्स या है, बुक में हेन का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एग्जाम में पीकॉक के नाम से पूछ लेते हैं, कभी कभी टर्की के नाम से पूछ लेते हैं, वाइल्ड हेन के नाम से कुछ भी पूछ सकते हैं। सारी बर्ड्स में एक जैसा ही अप्लाई होता है, तो घबराना नहीं है, ठीक। तो बर्ड में होता है थोड़ा उल्टा, इन दोनों से उल्टा। उल्टा मतलब वहां पे फीमेल हेटेरोगैमेटी शो होती है, मतलब फीमेल के पास, हेटेरो मतलब दोनों अलग अलग, गैमेटी बोलो या गैमेट्स बोलो, तो ये मतलब क्या हुआ कि दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं। अब वहां पे मिलते हैं हमको एक्स वाई नहीं, जेड 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 डब्ल्यू कंडीशन। तो देखो बर्ड्स में क्या रहता है, अब यहाँ पे पूरी कहानी ही ट्विस्ट है। क्यों कहानी ट्विस्ट है? यहां तक कौन डिसाइड कर रहा था? मेल डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे फीमेल्स आ गए डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फीमेल हेटेरोगैमेटी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये आ गई फीमेल, ये आ गया मेल। वापस यहाँ पे एक्स 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 वाई नहीं है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप है, ठीक है। अब देखो वापस क्या होगा? डिवीजन होगा। कौन कौन से गैमेट प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे फीमेल? एक जेड प्रोड्यूस करेगी, एक डब्ल्यू प्रोड्यूस करेगी। वहीं मेल के पास दोनों गैमेट एक जैसे, तो कौन सा प्रोड्यूस होगा? सिर्फ जेड ही प्रोड्यूस होगा। वापस जब फर्टिलाइजेशन होगा, जेड जेड आ गया तो क्या बन जाएगा? मेल। और जेड डब्ल्यू आ गया तो क्या बन जाएगी? फीमेल, ठीक। तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? फीमेल डिसाइड कर रही है कि जो अगली वाली ऑफस्प्रिंग रहेगी उसका जेंडर क्या होगा। आखिरी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, कौन सा है? चलो जल्दी पढ़ लेते हैं। वो है हनी बी का। हनी बी में तो बाबा ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सब एकदम ये सारी चीजें गई भाड़ में, ऐसा एकदम ऐसा कंसेप्ट है। हनी बी का कंसेप्ट है, हम तो चलेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी वाला कंडीशन। मतलब क्या मैम? नहीं समझ में आया। मतलब ये कि अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहा, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम रहे नंबर में, तो होगा ये, देखो डिप्लॉयड मतलब 32, हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 2n कंडीशन, ठीक है। अब 32 का हाफ कितना होगा? जल्दी बताओ। तो 32 का हाफ मतलब मैं n बोल रही हूँ, है ना। तो उसको डिवाइड किया 2 से, 1 जार 2 और 16 आ गया। तो हनी बी में अगर डिप्लॉयड कंडीशन में रहा, मतलब 2n वाली कंडीशन रही, मतलब 32 रहा, तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगी एक फीमेल, ठीक है। अब ये याद रखना, हनी बी में, हनी बी के जो कॉलोनी रहती है, फैमिली रहती है, उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, 3 टाइप के मेंबर होते हैं, एक 2 फीमेल एक मेल, ठीक है। फीमेल में भी 2 कैटेगरी रहती है, एक को बोलते हैं हम क्वीन बी, जो फर्टाइल होती है नेचर में। मेजॉरिटी 95% जो पूरी पॉपुलेशन रहती है वो सारी की सारी फीमेल्स होती है, जिनको हम वर्कर बोलते हैं, क्योंकि वो काम करती रहती है, उनको वो पैदा ही बेचारी काम करने के लिए हुई है, ठीक है। और रानी राज करने के लिए और अंडे देने के लिए हुई है। तो जो वर्कर बी है वो वापस क्या है? स्टेराइल है नेचर में, ठीक। पर दोनों की दोनों कैसी बनी है? दोनों का अंदर का कॉम्पोजिशन अगर मैं देखूं तो दोनों की बॉडी के जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर उसके अंदर मैंने क्रोमोसोम देखे तो सारे मुझे कौन सी कंडीशन में मिलेंगे? 2n वाली कंडीशन में मिलेंगे। तो 3 मेंबर होते हैं, 2 मैंने बता दिया, 2 मेंबर फीमेल है, उसमें से मेजॉरिटी फीमेल रहती है जिनको वर्कर बोलते हैं, पर वो स्टेराइल होती है, छोटी रहती है साइज में, और एक होती है रानी। स्टैंड बाय में भी कुछ रानियां होती है, जो तुम ये सारी कहानी पढ़ोगे मधुमक्खी की कहानी में, तो वहां पे जो वर्कर रहती है वापस स्टेराइल होती है, सबसे ज्यादा नंबर में रहती है। वो भी कैसे बनी है? 32 नंबर से, मतलब 2n वाली डिप्लॉयड वाली कंडीशन में, ठीक है। और जो क्वीन है, जो एक होती है, बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी मतलब बाकी 20 के कंपेयर में कम से कम इतनी बड़ी होती है, और उसका एक ही काम है अंडे देना, ठीक, और मैनेज करना, बट ऑब्वियस। और दूसरा जो तीसरा मेंबर है वो होते हैं बेचारे मेल्स। बिल्कुल सही सुना, बेचारे मेल, जिनको ड्रोन्स बोलते हैं। वो ड्रोन वाला ड्रोन नहीं है ना, ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। याद रख सकते हो उसी ड्रोन से। ओके, तो देखो अब यहां कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट मतलब कैसे? अगर डिप्लॉयड नंबर रहा, अगर 32 नंबर रहा तो बन गई फीमेल,
ठीक है। अगर हैप्लॉइड नंबर रहा, आधा ही नंबर रहा, तो बन गया मेल। ठीक, अब बताओ ये नंबर डबल है मतलब 2n है, तो क्या होगा? अगर इसको गैमीट्स बनाने तुम बोलोगे मैम बट ऑब्वियस मियोसिस होगा। बिल्कुल सही, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, नंबर आधा होगा। चलो 32 का आधा हो गया, क्या बन गया? 16, 16 का 2 सेट बन गया। ठीक, अभी तो 16, 16 का 2 सेट बना ना। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा? अब 16 का भी हाफ होगा क्या? नहीं, तो ऑलरेडी आधा है, अब इसका क्या करना है? तो मुझे बताओ एक ऐसा डिवीजन जिसमें नंबर, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना है, मतलब 16 का 16 ही रखना है, तो यहां पे क्या लगाना, कौन सी प्रोसेस लगानी पड़ेगी? यहां पे लगानी पड़ेगी माइटोसिस, इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक, चलो अब देखो, अब समझो बात को। अगर यहां से 16 आया और यहां से 16 आया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वापस 16 16 मिलके बन जाएगा 32, तो बन जाएगी फीमेल। ठीक, अब बोलोगे हाँ मैम इतना तो समझ में आ गया, अब तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन, फिर मेल कहां से आ गए? तो देखो जरा, ये जो 16 है अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुए, ध्यान से सुनो, फर्टिलाइज नहीं हुए मतलब मेल की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो एग है वही 16 कैरी कर रहा है, हनी भी नहीं बोला। अच्छा बाकी तो फर्टिलाइज हो गए, एक काम करो इसको अनफर्टिलाइज्ड ही, अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसी को डेवलप कर दो। तो यही जब अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होने लगेगा, याद करो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको? पार्थिनोजेनेसिस। याद आया? वापस कहाँ मेंशन है? यहाँ कहीं नहीं मेंशन है इस चैप्टर में, चैप्टर 1 से लेके आ रही हूं मैं ये वर्ड। ठीक है, तो उसको, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वापस अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, फीमेल नहीं बोला। अच्छा एक में 16 है, एक एग में 16 है, एक में 16 है क्योंकि इन दोनों के पहले हुआ था मियोसिस, क्योंकि मेरे अंदर सेल्स थे 32, 2n डिप्लॉयड कंडीशन में थी, इसलिए मेरे सेल्स का हुआ मियोसिस, बने 16 16। इस 16 के साथ तो स्पर्म का फ्यूजन हो गया, जो खुद 16 क्रोमोसोम कैरी करके आ रहे, दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए, वापस बन गए 32। तो चलो बना देते इसको फीमेल, पर ये सिर्फ 16 है, स्पर्म आए नहीं, पर इसका आप क्या करें? चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डेवलप कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या बन गए? ये मेल बन गए। हुआ क्लियर इतना? तो ये सब क्या है? ये 4 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, बुक में। अब मैंने ये क्यों लिखवाया? क्योंकि सारा रिवीजन हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो वो पूछ रहे बताओ कि इनमें से मेल और फीमेल कौन होगा? अभी तो किया, ZW इन बर्ड्स, सो ZW दोनों अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग कौन डिसाइड करता है? फीमेल डिसाइड करती है। तो अगर ZW जीनोटाइप है तो वो बर्ड कैसी बनेगी, मतलब क्या बनेगी जेंडर वाइज? फीमेल। अच्छा XY इन ड्रोसोफिला, वापस देखो थोड़ी देर पहले देखा था ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेम कहानी चलती है, तो XY क्या हुआ? मेल। ठीक, ZZ इन बर्ड्स, बर्ड्स में वापस कौन डिसाइड करने वाला होता है? फीमेल। अब यहाँ दोनों गैमेट्स क्या है? सेम है, सेम है, तो सेम किस में होता है? मेल में होता है, सिर्फ बर्ड्स है एक्सेप्शन, तो XX वापस मेल। अच्छा XO या X0 इन ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर इंसेक्ट्स था। अब इसमें X0 मतलब एक ही X क्रोमोसोम आया, दूसरा कुछ आया नहीं, पर एक टाइप से हेटेरोगैमस नेचर ही प्रोड्यूस हो गया, तो वापस कौन? मेल। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो फीमेल, मेल, मेल एंड मेल। फर्स्ट फीमेल, मेल, अगेन मेल क्योंकि ये फीमेल थी और ये भी मेल। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो पूछ रहे 2 डिफरेंस बताओ टर्नर सिंड्रोम में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, फेल्टर सिंड्रोम में। तो देखो, एक में एक क्रोमोसोम गायब हो गया, एक में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम कौन से क्रोमोसोम की है? अगर दोनों में बात करूं, कॉमन क्या है? पहले तो कॉमन बताओ फिर डिफरेंस पे आते हैं। कॉमन क्या है? दोनों में हो रही है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, मतलब या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या तो कम हो गया। ठीक, अब पॉलीप्लॉइडी जनरली जो होता है तो वो प्लांट्स में होता है, बहुत ज्यादा सेट्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया या कम हो गया। एनिमल सेल
अगर पॉलीप्लॉइडी शो कर रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक, याद रखना है। तो हमें मतलब एनिमल सेल में जो एबनॉर्मलिटीज, इसमें भी एबनॉर्मलिटीज ही है, कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना। अब बोलोगे मैम ये अजीब अजीब से नाम कहाँ से आए, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये बेसिकली साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम थे, हर एरिया टू एरिया अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो चिंता मत करो, मेन है स्पेलिंग याद रखो, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार ये चीज डिस्कवर की, अच्छा इस कारण की वजह से ये बीमारी हो रही है, चलो अपना ही नाम रख लेते हैं क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है, तो ऐसे नाम है ना। तो क्योंकि जेन्युइन एक क्वेश्चन आता है बायो में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अजीब अजीब से नाम कहाँ से आ गए, तो बाबा अजीब अजीब से नाम इसलिए आए हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट है। अब अगर किसी मुकेश, सुरेश, रमेश ने कोई चीज़ डिस्कवर की होती तो फिर पढ़ते हम मुकेश सिंड्रोम, है ना, फिर रमेश सिंड्रोम, नहीं किया तो उन्हीं के नाम पढ़ेंगे। अच्छा तो जल्दी बताओ, अगर मैं पूछूं दोनों में कॉमननेस बताओ क्या है, तो बोलोगे मैम दोनों में सेक्स क्रोमोसोम का नंबर या तो गायब, मतलब कम हो रहा है, या तो एक्स्ट्रा हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये तो कॉमननेस हो गया कि सेक्स क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, ठीक। अब डिफरेंस बताओ, तो देखो इसमें टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली X0 कंडीशन होती है, XO कंडीशन होती है ना, कुछ लोग XO बोलते हैं, कुछ लोग X0 बोलते हैं, तो वैसे याद रखो। अब बेसिकली होती तो वो फीमेल है बाय बर्थ, ठीक है, बट उसमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, तो रिजल्ट ये हो जाता है कि XO या X0 कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक, मतलब जीनोटिपिकली वो तो फीमेल है, पर सिंस दोनों एक्स क्रोमोसोम आ नहीं पाए, तो उसके फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाए, अंडर डेवलप ओवरी रहेंगी, अंडर डेवलप यूट्रस रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगी नहीं या आएगी नहीं, फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी डेवलप नहीं होंगे, स्टेराइल होगी ये नेचर में, ठीक। अच्छा दूसरा वाला बताओ उसमें क्या है, तो देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ये था तो एक मेल, XY तो रहता है, पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी में आ गया, लो अब इसी को हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में या जनरल टर्म में हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हिजड़ा बोलते हैं, सिक्सर्स बोलते हैं। तो सोचो बेचारों की कोई गलती नहीं है, एक क्रोमोसोम, अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, जो उनके ऊपर मतलब जो उनके मम्मी और पापा में जब मियोसिस हो रहा था तो मियोसिस ढंग से हुआ नहीं, कुछ इनकम्प्लीट हो गया, एक ही क्रोमोसोम का सेट आना चाहिए था, उसकी जगह दो का पूरा पैर उठ के आ गया। रिजल्ट ये हुआ कि जब इस इंसान में वो चीज एक्सप्रेस हुई तो बाय बर्थ तो भैया हमको वो मेल दिख रहा है क्योंकि मेल में XY है, बट एक क्रोमोसोम X एक्स्ट्रा कॉपी में आ गया। अब हुआ क्या, मेल वाले कैरेक्टर तो है पर धीरे धीरे टाइम के साथ ये X क्रोमोसोम ने अपना कमाल धमाल दिखाया और फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगे। देखो दोनों में X क्रोमोसोम की ही प्रॉब्लम है, इसमें X गायब हो गया और इसमें X एक्स्ट्रा आ गया। हुआ क्लियर? तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो टर्नर सिंड्रोम, द इंडिविजुअल इज फीमेल, मैंने कहा था ना बाय बर्थ तो फीमेल होती, मतलब होना तो चाहिए था XX, पर एक X का क्या हो गया, गायब हो गया, तो X0 कंडीशन या XO कंडीशन, एंड इट हैज 45 क्रोमोसोम। सोचो टोटल कितने क्रोमोसोम रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को मिला के, मतलब ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम को मिला के होते हैं हमारे पास 46, एक नहीं है मतलब एक XO कंडीशन है, तो हम क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसलिए क्या लिखा है 45, तो हम बोल सकते हैं दैट इज 1X क्रोमोसोम इज लेस। अब इसी चीज को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिकली CUET के एग्जाम में ऐसा दिखाया गया, उन्होंने लिखा 22 पेयर, मतलब 44 तो है प्लस XO कंडीशन, और पूछा है बताओ ये जीनोटाइप किसका है, और फिर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन, तो तुम्हारा आंसर आएगा टर्नर सिंड्रोम। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है, बेसिकली तो है ये एक मेल, मतलब XY तो है, पर एक X क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 46 था, 46 का अब क्या हो गया 47 हो गया। देखो द इंडिविजुअल इज मेल, तो बेसिकली क्या है ये मेल है, बट एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से जैसे ही प्यूबर्टी वाला स्टेज हिट होगा फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे,
मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मतलब गायनिकोमेस्टिया, साथ में थोड़ी फीमेलिश वॉइस आने लगेगी, है ना। उसके बाद थोड़ा जो हम बोलते हैं कि फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे, हाई पिच वॉइस होने लगेगी, ठीक है। वही इसमें टर्नर में पूरा फेमिनाइन कैरेक्टर आ नहीं पाएगा, तो होगा ये एकदम उल्टे सारी चीजें एक्सप्रेस होने लगेंगी। हुआ क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, द इंडिविजुअल इज मेल एंड हैज 47 क्रोमोसोम, दैट इज 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब इसी चीज को अगर लिखना है, जैसे मैंने जीनोटाइप लिखना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम तो है, प्लस XX Y। तो ये जीनोटाइप याद रखो, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, इनफैक्ट 12th बोर्ड में भी मैंने देखे हुए क्वेश्चंस। तो 12th बोर्ड में जब टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट था, तो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि बताओ ये जीनोटाइप किसका है। अब इसी को क्वेश्चन देखो, या तो सीधे सीधे ऐसे लिखो, या तो ये लिखो, या इसको लिखने का एक और तरीका क्या बोलोगे तुम कि 44 क्रोमोसोम प्लस XXY, मतलब सीधे सीधे वो कौन से इसकी तरफ डिनोट कर रहे हैं। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द ह्यूमन मेल नेवर पासेस ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन, वाई इज इट सो। तो देखो जरा, तुम्हें याद होना चाहिए कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, एक एक्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मतलब ये जो जीन है, गड़बड़ वाला जो जीन है, वो कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है। अब क्वेश्चन क्या है कि मेल, तो मेल किसका रहता है, मतलब क्या जीनोटाइप होता है, एक्स होता है और वाई होता है, ठीक। अब वो पूछे बताओ एक मेल है, वो कभी भी जो जीन है हीमोफीलिया का अपने बेटे को यानी सन को पास क्यों नहीं करता। लॉजिक, अगर इसकी शादी हुई एक नॉर्मल फीमेल के साथ, ठीक है, अब बताओ क्या होगा, 50-50% चांस है प्रोजेनी बनने का, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ओके। और 50-50 चांसेस है मेल एंड फीमेल बनने का, कंप्लीट ये रहेगा सेंटेंस। तो ये बना XX, ये बना XX अगेन, ये बना XY और ये वापस बना XY, ठीक। अब अगर देख सकते तो 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं। अब इसमें मेल में, स्पेसिफिकली मेल में, ये बताओ ये जो मेल बने हैं, जो अगली प्रोजेनी बनी, जो सन बने हैं, सन मतलब SUN नहीं SON है ना, जो आंखों के सूरज बने हैं मतलब यानी कि बच्चे जो लड़के हुए हैं इसके, तो इसमें पापा ने क्या पास ऑन किया, Y किया, X तो आया ही नहीं, डिफेक्टिव X तो आया ही नहीं। तो जब आया ही नहीं, तो सन को जब Y ही क्रोमोसोम मिला है, Y पे तो वैसे भी ये जीन होता ही नहीं है। तो इस केस में ये जो हीमोफीलिया है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, डैड टू डॉटर्स जाएगी। देखो यहाँ पे डॉटर्स में गई है, ठीक है। अब इस केस में जहाँ पे एक फीमेल जिसकी मैरिज हुई थी, ये एक नॉर्मल फीमेल थी, इसलिए इस केस में जो दोनों फीमेल है ये कैरियर बन गई, हीमोफीलियाक नहीं बनी, कैरियर बनी। पर याद करो, मैंने पहले भी बताया था कि हीमोफीलिया के केस में फीमेल मेजॉरिटी टाइम कैरियर ही होती है। मेजॉरिटी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मेजॉरिटी टाइम जो हीमोफीलियाक फीमेल, अगर इन केस मतलब दोनों तरफ से डिफेक्टिव जीन मिल गए, तो वो फीमेल सरवाइव ही नहीं करती, ठीक है। क्यों सरवाइव नहीं करती, क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों तरफ से है, तो बाय बर्थ ही उसकी डेथ हो जाती है। नहीं हुई तो जब उसका फर्स्ट मेंसेस आता है तब वो मर जाती है। अब इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न ये है, हीमोफीलिया में क्या नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो कहीं भी छोटा सा भी कट लग गया ना, खून बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा। तो सेम अब जो फर्स्ट मेंसेस होता है, मेंसेस क्या, मेंस्ट्रुअल ब्लड ही तो बाहर निकलता है, तो बस अगर वो बाहर निकल रहा है तो रुकेगा नहीं, मतलब कभी स्टॉप ही नहीं होगा। तो सोचो, इसीलिए हमेशा फीमेल्स मेजॉरिटी टाइम, मेजॉरिटी मतलब 99 टाइम्स, ठीक है, 99 टाइम्स फीमेल क्या रहती है, कैरियर रहती है, ठीक। 1% वो चांस है कि जैसे तैसे अगर जिंदा रह भी गई तो वो कब तक सर्वाइव कर पाएगी, जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। तो वही पूछा है कि बताओ एक हीमोफीलियाक मेल अपने सन को हीमोफीलिया वाला जीन क्यों नहीं पास करता। बाबा लॉजिक है, सन को वाई क्रोमोसोम में पास हो रहा है, यहाँ पे जब एक मेल बन रहा है तो वो अपने मतलब जो फादर है उसने भी वाई क्रोमोसोम में पास किया। पूरी हीमोफीलिया वाली जीन वाली कहानी किस पे है, एक्स पे है। तो हमेशा
डॉटर से किसके पास, मतलब फादर से हीमोफीलिया वाला जीन कैसे ट्रैवल करेगा, फादर से जाएगा डॉटर के पास और मदर से जाएगा सन के पास। हुआ क्लियर? चलो आगे इसका आंसर देख लेते हैं। द जीन फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, बताया ना एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। Male has only one X chromosome which he received from his mother and Y chromosome from his father. The human male passes the X chromosome to his daughter but not to the male progeny या फिर sons. हुआ क्लियर? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। Mention 4 reasons why Drosophila was chosen by Morgan for his experiment in genetics. देखो अब ये क्वेश्चन मेंडल के नाम से रहे कि मेंडल ने बताओ क्यों गार्डन पी को चूज किया, या फिर मॉर्गन के नाम से रहे कि बताओ जो टीएच मॉर्गन है उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया। देखो इसीलिए सैंपल ऑर्गेनिज्म चूज किया था, इसलिए उनको ड्रोसोफिला मैन बोलते थे, याद आया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। कुछ कुछ बुक्स में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वर्ड यूज कर रही हूं, वहां पे टीएच मॉर्गन को लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब ये मैं बहुत इन जनरल बता रही हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है कि बताओ इसी ऑर्गेनिज्म को क्यों चूज किया एज ए मॉडल एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म, तो 4-5 चीजें तो कॉमन ही है जो दोनों में तुमको मिलेंगी। दोनों में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब भी कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया जाता है तो वो कॉमन ही मिलता है। अब क्या क्या कॉमन चीज है? सबसे पहले भैया जो भी तुम मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज कर रहे हो, सबसे पहले तो वो इजीली हैंडल हो सके। पता चला हाथी ले लिया, अब उसको रखोगे कहाँ, उसको पालोगे कहाँ, फिर उसको उसके बेबीज कराने हैं, मतलब दूसरा भी हाथी चाहिए, फिर और देखो मेंटेनेंस एरिया, खाना कितना चाहिए, कितना ज़्यादा कॉस्टली मेंटेनेंस सब हो जाएगा। तो सबसे बेटर तरीका होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करो जिसको हैंडल करना या मेंटेन करना बहुत ईजी हो। तो ये रहा पहला पॉइंट, है ना। अच्छा, मतलब आज भी सिर्फ ये उस टाइम का नहीं, आज भी जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं, एम्स में रिसर्च हो रहे हैं, आईसर्स में रिसर्च हो रहे हैं, आईआईटीज में रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एनसीबीएस में रिसर्च हो रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बायोलॉजी के बहुत बड़े बड़े TIFRs हो गए, यहाँ पे सारे रिसर्च चल रहे हैं। तो रिसर्च में हमेशा ऐसा ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो मेंटेन करने के लिए क्या हो, ईजी हो। अब उसमें आज भी रिसर्च फ्रूट फ्लाई पे होता है, ड्रोसोफिला। उसके बाद सी एलिगेंस नाम का एक स्पीशीज है, उसके ऊपर होता है। उसके बाद रैट्स, माइस, ये तो हो ही गए। फिर उसके बाद जीब्रा फिश, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिन पे आज भी रिसर्च चल रहा है। इनफैक्ट कुछ बड़े बड़े जो रिसर्चर्स रहते हैं वहां पे तो डॉग या फिर मीन्स मंकी को भी एज अ सैंपल ऑर्गेनिज्म लेते हैं। पर वो अगेन वही है, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज किया जाएगा। अब देखो जैसे ये ड्रोसोफिला है ना, फ्रूट फ्लाई। अभी क्या होता है फ्रूट फ्लाई, अगर याद होगा तो मैंने बताया था, कोई भी फ्रूट्स लाते हो तो उसके ऊपर जो छोटे 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 मक्खियां घूमती है ना, वो मक्खियां नहीं है भैया, क्या है, फ्रूट फ्लाई। तो वही जो है, अब सोचो ये इतनी छोटी, अब बोलोगे मैम इस पे कैसे रिसर्च हो सकता है। मैंने खुद उस लैब में जाके देखा है, आईसर भोपाल में ड्रोसोफिला पे रिसर्च हो रहा है, जेनेटिक्स की फील्ड में रिसर्च हो रहा है। अब होता क्या है, एक रूम के इतने बड़ा, अगेन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है, इनको बॉइलिंग ट्यूब में, जो स्कूल में देखा होगा ना, एक होती है टेस्ट ट्यूब छोटे वाली और एक होती है बॉइलिंग ट्यूब, उसमें इनको कल्चर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे मॉडल को चूज करना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो क्या रहते हैं, इजी टू हैंडल। अब बोलोगे मैम इतने छोटे हैं, कहाँ इजी टू हैंडल है। एक बार हैंडल करने के बाद आदत बन जाती है, ठीक है, मतलब कितना डेलिकेटली उसको हैंडल करना है। अब इजी टू हैंडल को, अब ये मत सोचो कि कितना छोटा है, जरा से जोर से ऐसे प्रेस ही किया, फोर्सेप्स से टच ही कर लिया तो क्रश हो जाएगा। अब तुम उस वे में सोच रहे हो। अब मैं बोल रही हूँ सेम मॉडल ऑर्गेनिज्म हाथी भी यूज कर सकते थे, पर अब हाथी और ड्रोसोफिला के कंपेयर में कौन सा इजी टू हैंडल है, बट ऑब्वियस ड्रोसोफिला, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे चूज करो, जो इजी टू हैंडल हो। दूसरा, वो प्रोजेनी बहुत ज्यादा दे, प्रोजेनी बोलो या ऑफस्प्रिंग बोलो, बहुत ज्यादा दे, मतलब एक रिप्रोडक्शन में ढेर सारे बच्चे हो जाए। क्योंकि हमें कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेट क्या करना है, स्टडी करना है कि अच्छा पेरेंट्स में कैसा था, अब ऑफस्प्रिंग में कैसा है, उसके बाद इनकी ऑफस्प्रिंग में कैसा हुआ, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, सैंपल का साइज बड़ा चाहिए। तो सैंपल साइज बड़ा बोलो या फिर बोलो कि ऑफस्प्रिंग का नंबर ज्यादा हो, ठीक। उसके बाद अब देखो, अच्छा एक और चीज,
उसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पैन हो। अब शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब छोटी लाइफ हो। पता चला भाई हाथी ले लिया, घोड़ा ले लिया, सैंपल ऑर्गेनिज्म, या टॉर्टॉइज ले लिया, जी जा रहे, एक खत्म ही नहीं हो रहा है कि हम कंपेयर कर सके कि चलो दूसरा है इसके साथ इसके, नहीं, चले ही जा रहे। तो नहीं, हमेशा कैसे ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितना? सिर्फ 2 वीक का लाइफ स्पैन है, बस हो गया, इजी, ठीक है। उसके बाद सॉरी, कैन बी ग्रोन इजिली इन लेबोरेटरी। कोई भी हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म लेना है जो लैब में ग्रो हो सकता है, इजीली हैंडल हो सकता है। हाथी तो नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे फट से तुम बोलोगे कि मैम फिर बंदर, वापस बंदर पे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। इंडिया में भी कुछ लैब्स है जहाँ पे बंदर एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, पर वो बहुत गिन चुन के लैब्स है, और वो भी जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूव करते हैं उसके बाद। अगेन उस बंदर को, अगर बंदर के ऊपर कोई टेस्ट हो रहा है या स्टडी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट की डिमांड होगी तभी हो रहा है, ठीक। अब अच्छा, उसके बाद अब तुम्हारे मन में आ गया फिर मैम चूहे कैसे? तो चूहों का भी कल्चर होता है। एक रूम में से छोटे छोटे शेल्फ्स रहते हैं, रैक्स रहते हैं, जिनमें चूहों को रखा जाता है। उनको चूहे हो गए, मतलब माइस हो गए, रैट्स हो गए, उनको ग्रो किया जाता है, फीड किया जाता है, फिर उसके बाद मेट करवाया जाता है, फिर उनके जो प्रोजेनी आती है उनके ऊपर स्टडी की जाती है, और सेम चीज चेन ऐसे बढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इन सिंगल मेटिंग, देखो थर्ड पॉइंट प्रोजेनी वाला, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज। अब प्रोजेनी मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग्स। अब फ्लाइज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज मतलब क्या? इन्हीं के बच्चे। तो प्रोजेनी, मैंने वही पॉइंट बोला था, ठीक। अच्छा वापस सो सॉरी, अब बोलोगे मैम लार्ज नंबर ऑफ फ्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बताया कोई भी चीज के ऊपर कंक्लूजन आने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है। तो सैंपल साइज बड़ा कैसे मिलेगा? जब प्रोजेनी बड़ी रहेगी। और उसके बाद हमने स्टडी किया, अच्छा ये कैरेक्टर था इनके पेरेंट्स में, है ना, या पी जनरेशन में था, अब देखो इतने सारे हो गए, उनमें भी कहीं ना कहीं है। तो फिर हम कोई कंक्लूजन लेके आएंगे, अच्छा ये वाला लॉ फॉलो कर रहा है, ये वाला लॉ फॉलो कर रहा है, लिंकेज दिख रहा है या रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है। हुआ क्लियर? आगे, मेल एंड फीमेल शो मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन। मतलब हेरिडिटरी वेरिएशन मतलब जो हेरिडिटी के थ्रू पास ऑन हो रहे हैं, वो कुछ कैरेक्टर्स पास ऑन भी हो रहे हैं, मेल्स में अलग चल रहे हैं, फीमेल्स में अलग चल रहे हैं, और वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बोला कि जैसे दिख रहा है ना, अच्छा इसमें लिंकेज दिख रहा है, अच्छा इसमें रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पास ऑन हुआ है। आगे, इट हैज ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच आर डिस्टिंक्ट इन साइज एंड शेप। मतलब देखो एट द एंड जब तुमने इनको कल्चर कर लिया, उगा भी लिया, इजी टू मेंटेन था, बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, उसके बाद वेरिएशंस भी है। एट द एंड जब तुम इन्हीं ऑर्गेनिज्म का क्या करोगे? कैरियोटाइपिंग। याद रखो, नया वर्ड बोल रही हूँ, कैरियोटाइप। तुम्हारी बुक में कैरियोटाइप के बारे में एक कोने में मेंशन है, ठीक है। देखो फिनोटाइप क्या होता है, जल्दी बताओ। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप, PHENOTYP, ठीक है। उसके बाद यही जो फिजिकल अपीयरेंस मतलब तुम्हारे जो बालों का कलर है, या जो तुम्हारी जॉ लाइन है, या जो तुम्हारे आंखों का कलर है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है? जीनोटाइप में, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, एक होता है फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक। उसके बाद आता है जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप। सारी जो इंफॉर्मेशन है, फिनोटाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं भी जो भी मेरा बालों का कलर है, टेक्सचर है, आंखों का कलर है, टेक्सचर है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? जेनेटिक मेकअप में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, ठीक। अब जीनोटाइप मतलब मैं इन जनरल बोल सकती हूँ कि जेनेटिक मेकअप तो है, पर इन द फॉर्म ऑफ जीन लिखा हुआ है। अब जीन क्या होता है जल्दी बताओ? ये डीएनए है। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जहां पे वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कोड लैंग्वेज में। कौन सी कोड लैंग्वेज है? ATGC, बहुत बढ़िया। तो वहां पे उसी को हम जीन बोलते हैं। तो उसी जीन के अंदर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे ऐसे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक नया वर्ड बोला, क्या है? मैंने बोला कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं, या क्रोमोसोम के पैटर्न, शेप, साइज, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। तो 3 टाइप के टाइप्स होते हैं, याद रखना है। कौन से 3 टाइप के टाइप्स होते हैं? फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, और इसी को हम क्रोमोसोम में देख रहे हैं, है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे, और देख रहे हैं अच्छा ये क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, अच्छा ये क्रोमोसोम में यहाँ जीन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोटाइप।
ठीक है। तो जो कैरियोटाइपिंग, अब ये वर्ड मैं क्यों लेके आई, अब देखो इतने पूरे लाइन को तुम्हें कैरियोटाइप बोल के भी खत्म कर सकते हो। अब ये तुमको कहां मिलेगा, ये तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, इसलिए मैं ये वर्ड कैरियोटाइप लेके आई। तो क्या लिखा है उन्होंने, इट हैज ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टोटल कितने पेयर बोल रहे हैं, 4 पेयर, मतलब 4 × 2 8 क्रोमोसोम, 8 ही क्रोमोसोम है। अब इन 8 क्रोमोसोम के 8 है ना, 8 क्रोमोसोम के शेप एंड साइज क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब एकदम देख के बता सकते हो, पर देखने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। मतलब मैं इस पूरी लाइन को कैसे वाइंड अप कर सकती हूँ, द 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग इज इजी, बोल सकती हो कि नहीं। तो यही तो लिखा है, विच आर डिस्टिंक्ट इन शेप एंड साइज। तो ये इतना लंबा सेंटेंस बोलने से अच्छा मैं सिर्फ एक वर्ड बोल के भी खत्म कर सकती हूँ, ठीक। अच्छा, अब बोलोगे मैम कैरियोटाइपिंग हमेशा करने की जरूरत है क्या। देखो जब भी हम जेनेटिक्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं या क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो हाँ कैरियोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जेनेटिक्स लेवल पे नहीं, इनफैक्ट जब एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, या एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, तो ये कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर्स, या मेडिकल टेस्ट से कैसे पता चलता है कि नहीं इनको डाउन सिंड्रोम है। तो जो वो बोलते हैं ना कि कुछ जेनेटिक टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो जेनेटिक टेस्ट कराने पड़ेंगे मतलब बेसिकली बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, उसमें से एक जेनेटिक टेस्ट को बोलते हैं हम, उसकी कैरियोटाइपिंग करानी पड़ेगी। पता चला, अब जैसे तुमको पता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, 46। तो अगर मैंने एक सेल लिया, उसके न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखा, और अगर वो सेल डिवाइड हो रहा है ना, याद रखो क्रोमोसोम हमें कब मिलेगा, जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होगा तभी मिलेगा, ऐसे ही क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा, क्रोमैटिन फाइबर, वही ऐसे ही डीएनए के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने, जैसे हमें पता है ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर बोलो या फिर 22 ऑटोसोम बोलो और 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम, ऐसा बोलो, दोनों सही है बोलना। तो अगर मैंने किसी एक, मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि किसी को शायद उनको डाउट है कि कोई क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, एन्यूप्लॉइडी मतलब या तो नंबर ज्यादा हो या तो कम हो, तो वो कंफर्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला एक बार काम कीजिए, इसका कैरियोटाइपिंग करा लीजिए। तो कैरियोटाइपिंग करा लीजिए मतलब क्या करेंगे, उस इंसान का एक ऐसा सेल लेंगे जो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि तभी हमें क्रोमोसोम दिखेंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे जब न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे से क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। सो सॉरी, कैसे, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 2 2 जैसे अगर ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया 2 हो गया। तो जो टेक्नीशियन रहते हैं या जो साइंटिस्ट रहते हैं वो क्या करेंगे, इन्हीं क्रोमोसोम का पैटर्न, साइज, शेप, ये सारा स्टडी करेंगे और बताएंगे अच्छा शायद लगता है कि 21 वाला जो क्रोमोसोम है वो 3 कॉपी में आ गया तो ट्राइसोमी हो गई, तो इसको डाउन सिंड्रोम है। आई बात समझ में। तो हमें ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म भी चूज करना है जिसका कैरियोटाइपिंग भी क्या रहे, इजी रहे। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, मैम इतना तो पता भी नहीं था मेंडल को, पर फिर भी उन्होंने पाइसम सटाइवम को चूज किया, गार्डन पी को चूज किया। उस टाइम नहीं पता था, पर टीएच मॉर्गन के आते आते हमारी माइक्रोस्कोपी भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, ठीक है। तो यहां पे तुम ये वाला चीज लिख सकते हो, और आज जितने भी रिसर्च होंगे उसके लिए भी कैरियोटाइपिंग क्या है, मस्ट है, ठीक है। क्योंकि पूरा मेंडल का जो बेस था वही पूरा मैथमेटिशियन बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने पूरा बायोलॉजी मैथमेटिक्स को लेके समझाया था, पर अब आगे तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सबसे सिंपल तरीका समझने का कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। चलो बताओ मुझे जल्दी, पॉइंट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है। देखो नाम ही है पॉइंट, मतलब कुछ तो पॉइंट जैसे एक कुछ होगा, बिल्कुल सही, बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर ना बोल के एक बेस चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन। अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं, देखते चलो। तो सपोज करो यहां पे था ए जी सी ए, ठीक, अभी के लिए। अब मैं बोल रही हूं कि सपोज करो, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन खुद भी 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। कि एक बेस, सिर्फ ये है तो एक बेस ही ना, नाइट्रोजनस बेस ही है ना, तो एक बेस चेंज हो जाए। अब या तो चेंज हो जाए मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाए, जी की जगह लग गया सपोज करो सी,
किसी म्यूटाजन के कारण, क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम्हारे मन में जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, मैम क्यों चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, क्यों करना चाह रहे हो चेंज, जी है तो जी लगा रहेगा, सी कहां से आ गया। तो याद करो, एक क्वेश्चन था कि बताओ म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, तो म्यूटाजेन, ऐसे एजेंट जो क्या करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, उसको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट अलग क्वेश्चन बन सकता है, पर मैं तुम्हें बता रही हूं कि ये क्यों चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, उसका रीजन बता रही हूं। तो म्यूटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी ने चेंज कर दिया। अब वो कौन किसी था, वो म्यूटाजेन था। अब म्यूटाजेन 3 तरीके के हो सकते हैं, देखो याद रखो, ऐसा कोई भी एजेंट, ठीक है, ऐसा कोई भी एजेंट, ठीक है, जो क्या करे, म्यूटेशन कॉज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन। ठीक, अब याद रखो, यहीं पे एक और लाइन जोड़ रही हूं कि अगर ऐसा म्यूटाजेन, मतलब है तो म्यूटेशन कॉज करने वाला है, पर एक ऐसा म्यूटाजेन है जो कैंसर में कन्वर्ट कर रहा है एक नॉर्मल सेल को, तो है तो म्यूटाजेन, तो उसी को अब हम क्या बोलने लगेंगे, कार्सिनोजन। ठीक है, अब ये जो कार्सिनोजन वर्ड है, ये तुम पढ़ोगे चैप्टर 8 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में, पर दोनों इंटरलिंक्ड है, इसलिए बता रही हूं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी में चेंज आ रहा है, पूरे खानदान में जन्मों से सबके काले ही बाल हैं, पर एक पैदा हो गया जिसके गोल्डन कलर के बाल हो गए या ब्लॉन्ड कलर के बाल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का उसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। अब देखो, ये म्यूटेशन बीमारी नहीं कॉज कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसा म्यूटेशन है, एक म्यूटाजेन के कारण कॉज हुआ म्यूटेशन है। ठीक है, अब सपोज करो बाल का कलर तो चेंज हो गया, सपोज करो, सपोज बोल रही हूं, कैंसर भी हो गया। ठीक है, तो था तो ये म्यूटाजेन, पर अब इस म्यूटाजेन ने क्या कॉज कर दिया, कैंसर, तो ये म्यूटाजेन बन गया कार्सिनोजन। हुआ क्लियर। अच्छा, अब ये बोलोगे मैम, अब ये तो समझ में आ गया कोई ऐसे एजेंट जिनके कारण ये एक चेंज हो गया, पर ये एजेंट्स कौन है, 3 तरीके के एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब देखो तुम्हारी पूरी एवेंजर वाली मूवी ही पूरी फिजिकल म्यूटाजेन पे है, कुछ वहां पे के एवेंजर्स केमिकल पे भी है, जैसे अब मैं बता देती हूँ। हल्क सुना है, किसके कारण हुआ था, बोलोगे मैम सुना क्या, फेवरेट है, हाँ ठीक है, किसके कारण वो हल्क बना, तो बोलोगे फट से मैम गामा रेडिएशन हुआ था, तो गामा रेडिएशन यानी कि क्या, एक फिजिकल म्यूटाजेन। ठीक, तो एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये इस टाइप के म्यूटाजेंस जो है उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल वाली कैटेगरी में रखेंगे, फिजिकल म्यूटाजेन। तुम्हारी बुक में सिर्फ फिजिकल म्यूटाजेन के बारे में मेंशन है, केमिकल और बायोलॉजिकल के बारे में तो बात ही नहीं की है। ठीक है, पर मैं बता रही हूं। अच्छा, केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया ना, अब एसीटोन बोलोगे मैम कहाँ है, अरे नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर जो रहता है वहाँ एसीटोन रहता है, कुछ पेंट्स में या वार्निश जो हो गया उसमें भी वो अजीब सी स्मेल आती, तो अलग अलग हम लोग, अब बोलोगे मैम ये तो हम डेली में उन सब चीज़ों से क्या बोल रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, जैसे लेड हो गया, तो ये जो लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये जो सारे केमिकल्स हैं, ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, केमिकल म्यूटाजेन की तरह। ठीक है, चेंज लेके आ सकते हैं। अब बोलोगे मैम बायोलॉजिकल का एग्जांपल बताओ, चलो वापस मैं मार्वल मूवी ले लेती हूँ, जल्दी बताओ, स्पाइडरमैन, मकड़ा मैन है ना, कैसे बना, तो जल्दी बताओ क्या हुआ था, एक जीनोमिक स्पाइडर ने काटा था, म्यूटेशन कॉज कर दिया था पीटर पार्कर के अंदर, तो वो स्पाइडरमैन बन गया, बना था कि नहीं, तो वो म्यूटेशन हुआ। अब देखो अगर कैंसर हो जाता तो हम बोलते वो कार्सिनोजन था, पर कार्सिनोजन नहीं था, वो क्या था, एक बायोलॉजिकल म्यूटेशन था, तो चेंज हुआ, एक बायोलॉजिकल एजेंट था जिसके कारण म्यूटेशन हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल म्यूटेशन। हुआ क्लियर इतना। वापस आ जाओ यहाँ पे, अब ये मैंने क्यों बताया, ये तुम्हारा आंसर था, ये चेंज क्यों आया, इन तीनों के कारण आया, और हम डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों से एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब डरो मत कि मैम फिर तो हम बाहर ही नहीं निकलते, घर में बैठे रहते, नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हमको एक्सपोज होना है, यही है, हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रख सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये आया रीजन समझ में, क्यों जी का सी बन गया, तो इन तीनों के कारण वो जी का सी बना है। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन, नाम ही है पॉइंट, एक डॉट, पॉइंट मतलब, अब यहाँ डॉट से नहीं मतलब है, यहाँ पे अगर एक बेस चेंज हो गया, अब चेंज 3 तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बोला, पहला तरीका सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया मतलब ओरिजिनल तो ये होना चाहिए था, पर
जी की जगह लग गया सी, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ठीक है। दूसरा होता है इंसर्शन, मतलब अभी भी कुछ एक और एक्स्ट्रा, सपोज करो सी या ए, ठीक है, अंदर एंटर कर गया, ऐड हो गया कहीं से, था नहीं, जगह थी नहीं पर आ गया, इंसर्ट हो गया। पर इंसर्ट भी हुआ है तो सिर्फ एक ही बेस पेयर आ गया है ना, या एक ही बेस आ गया है, ज्यादा करेक्ट है बोलना, तो उसको हम वापस क्या बोलेंगे, वापस वो एक टाइप का क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, अगर एक ही बेस हट गया, डिलीट हो गया, ठीक है, सपोज करो ये जी हट ही गया, तो वापस ये क्या है, ये भी अभी भी पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि एक बेस का ही चेंज आया है। हुआ क्लियर? अब जनरली जब इस टाइप का कुछ होता है ना, तो अच्छे इफेक्ट्स तो कम होते हैं, इल इफेक्ट ज्यादा होते हैं कि कोई बीमारी हो जाती है। पॉइंट म्यूटेशन का जरा सा एग्जाम्पल दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मैं यहां समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। चैप्टर 6 में इन डिटेल दिया है, और फिर से सिकल सेल एनीमिया सुनोगे तुम चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एक ही टॉपिक है, तुम्हारी बुक के 3 चैप्टर में आया है, तो क्या है वो, 110% क्वेश्चन इस बार भी था 12th बोर्ड में। तुम्हें ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड, और नीट में भी मिलेंगे, सीयूईटी में मिलेंगे, जो एग्जाम बोलो उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिकल सेल एनीमिया। अब बताओ मेरे को जल्दी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या यहाँ कहीं पे लिखा है कि एग्जाम्पल के साथ आंसर दो? नहीं लिखा है, पर हम लिख के आएंगे, क्योंकि पक्का मार्किंग स्कीम में उसके ऊपर मार्क्स होंगे, ठीक। तो देखो जरा, पॉइंट म्यूटेशन मैंने क्या बोला कि एक बेस चेंज हो गया। तो कहानी ऐसे शुरू होती है सिकल सेल एनीमिया की, 6 वाले चैप्टर में मैंने समझाया, फिर से समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। तो नॉर्मल में तुमको पता है अपनी आरबीसी का शेप कैसा रहता है, डिस्क जैसा रहता है, बाइकॉनकेव रहता है, ऐसे चपटी, ऐसे अंदर से थोड़ी घुसी हुई और ऐसे चपटी अपनी डिस्क जैसी रहती है आरबीसी, ठीक। अगर मैं बोलूं इसका शेप बन गया, कन्वर्ट हो गया किसके जैसे, एक हंसिए जैसे, सिकल का मतलब ही होता है हंसिए जैसे, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये हंसिए जैसे तो लग नहीं रहा, ठीक है, ये अब लग रहा है हंसिए जैसे, ऐसे पकड़ लो, है ना। तो वो ये वाला नहीं एज्यूम किया उन्होंने, बस इसी को देखा और बोला हंसिए जैसा है, सिकल जैसे, क्रिसेंट जैसे, मून नहीं रहता, चंद्रमा नहीं रहता एकदम पतला वाला जो एकदम फेजेस में चलता है, क्रिसेंट वाला वो, ठीक। अब बोलोगे मैम ये चेंज क्यों हो गया, तो जरा देखो स्ट्रक्चर देखो आरबीसी का। आरबीसी किससे बनी है जल्दी बताओ, बोलोगे मैम हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया। तो हीम कौन सा है, उसका आयरन वाला पार्ट है, ग्लोबिन है प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक। 2 चेन्स होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन, ठीक, इतना हुआ क्लियर। तो बीटा चेन के जो 6th पोजीशन है, देखो एट द एंड ऐसे समझते हैं, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रोटीन बनता है, अच्छी बात है, अगर इन केस भूल रहे हो तो ध्यान से सुनो। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, क्या है जल्दी बताओ, एक पॉलीमर है। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, कुछ लोग अमीनो एसिड बोलते हैं, कुछ लोग अमाइनो एसिड, दोनों सही है बोलना, ठीक। तो अमीनो एसिड, तो वापस जो ग्लोबिन चेन है वो 2 चेन से मिलके बनी है, प्रोटीन है तो उसका सब यूनिट क्या हो गया, या फिर हम मोनोमर क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड। तो जब इस चेन के 6th पोजीशन पे, ठीक है, कौन से 6th पोजीशन पे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ठीक है, और एक्सेट्रा, ऐसा पूरा अलग अलग अमीनो एसिड लगे हुए हैं। अब तुमको पता है कोड किस फॉर्म में रहता है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहता है, मतलब 3-3 का सेट में पढ़ते हैं कोड, ठीक है। तो सपोज करो ये वाली तुम्हारी है 6th पोजीशन, ठीक है, ये थी 5th और ये है 6th पोजीशन, ठीक है, किसकी, ग्लोबिन चेन की, ठीक है। उसके बाद देखो जरा यहां ध्यान से, तो अब मैं क्या समझा रही तुमको सो सॉरी, पॉइंट म्यूटेशन समझा रही हूं, ठीक। अब मैं बोल रही हूं इस चेन के 6th पोजीशन पे एक अमीनो एसिड लगा हुआ था जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड कोड किस तरीके से होता है, GAG, ठीक। अब मैं बोल रही हूं पॉइंट म्यूटेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये जो A है वो कन्वर्ट हो गया GUG में, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो गया, GUG में। तो अभी तक GAG कोड किसके लिए कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड के लिए। ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक टाइप का अमीनो एसिड है,
ठीक है, तुम पढ़ोगे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड वाली कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ग्लूटामिक एसिड GAG जब कोड आता है तब कौन सा ग्लूटामिक एसिड कौन सा अमीनो एसिड बनता है? ग्लूटामिक एसिड। अब वही वो म्यूटाजेंस थे, उनके कारण कुछ म्यूटेशन हुआ और एक ही जगह क्या लग गया? यू लग गया। ठीक, तो अब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या कोड होने लगा? वैलीन कोड होने लगा। देखो इतना सा एक बेस चेंज किया है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, रिजल्ट क्या हुआ? अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड से वैलीन चेंज। रिजल्ट ये होगा कि जब ये प्रोटीन की चेन, अमीनो एसिड की चेन फोल्ड करने लगेगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो इस तरीके से फोल्ड करके डिस्क का शेप नहीं बना पाएगी। रिजल्ट ये होगा कि क्या ऐसा सिकल शेप बन जाएगा। अब बोलोगे मैम पर आपने तो बीमारी का नाम बताया था सिकल सेल एनीमिया, तो एनीमिया कहां से? समझो, जब आरबीसी रहती तो इसके अंदर जगह होती है कि नहीं, जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होता है। अब ये आरबीसी का शेप देखो, वहां शेप देखो, यहां शेप देखो, क्या अंतर है? अब इसके अंदर जगह ही नहीं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा कहाँ? जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन ढंग से आएगा ही नहीं। रिजल्ट क्या होगा? बॉडी के अलग अलग सेल्स या टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, उस पर्सन की बॉडी वीक हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। हुआ क्लियर? तो देखो बायो में ना कुछ कुछ ट्रिक्स रहती है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में मिया आ जाए, MIA, ठीक है, वो अपने नेकलेस वाले ब्रांड का नाम नहीं बात कर रही हूं मैं, मिया आ जाए कहीं भी एंड में, तो बेसिकली उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, जैसे ल्यूकीमिया, ठीक है, देखो नाम सुना होगा तुमने, तो ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। कैसे पता चला? ल्यूकीमिया, एंड में वर्ड क्या लिखा है? मिया, मतलब ब्लड कैंसर। अच्छा, अगर मैंने बोला हाइपोग्लाइसीमिया, अब ये तुमको एक टास्क दे रही हूं, मैं वर्ड्स बोलते जा रही हूं, तुमको इसका मीनिंग बताते चलना है। ठीक है, तो मैं ये तुम्हें क्लू दे रही हूं कि बायो में हम वर्ड को देख के ही बता सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे मैंने बोला एनीमिया, तो कहीं भी वर्ड के एंड में अगर मिया लगाए, किसी भी एक वर्ड के एंड में मिया लगाए, मतलब वो ब्लड से रिलेटेड कुछ कहानी बोल रहा है कि ब्लड में या तो ये कमी है या तो ब्लड में ये ज्यादा हो गया। ठीक, जैसे मैंने दूसरा वर्ड बोला ल्यूकीमिया, तो मैं क्या बोल रही हूँ? ये ब्लड कैंसर का नाम है। ठीक, तीसरा वर्ड बोल रही हूं मैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब मिया मतलब ब्लड, हाइपो का मतलब होता है बायो में या केमिस्ट्री में इन जनरल, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया। तो अब इतना तुम्हें टास्क दे रही हूं कि जरा मुझे बताओ, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया ये किस कंडीशन को बोला जा रहा है? सेम लॉजिक लगाओ और इसी का उल्टा हाइपरग्लाइसीमिया। हुआ क्लियर? तो देखो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि जिस भी वर्ड के एंड में मिया आ रहा है मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्लड हो रहा है। सिमिलरली अगर किसी भी वर्ड के एंड में यूरिया आ रहा है, URIA, ठीक है, URIA, ठीक है, इसका मतलब यूरिन से रिलेटेड बात की जा रही है। ठीक है, अब ये थोड़ी देर में कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे तो तुम्हें थोड़ा को रिलेट करना स्टार्ट होगा। तो काम करते जाओ, जब नोट्स बनाओ तो साइड साइड में कीवर्ड्स लिखते चलो। कीवर्ड्स नहीं बोल सकते, हिंट टाइप के वर्ड लिख सकते हैं कि जिससे हमें यूं देखे और यूं पता चल जाए कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, हुआ क्लियर इतना? चलो, तो ये क्या मैं सारी कहानी बता रही थी? ये बता रही थी कि एक बेस चेंज हो गया, नॉर्मल आरबीसी का शेप बदल गया क्रीसेंट में। क्यों? क्योंकि एक बेस चेंज हुआ है, एक बेस यानी एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। अब दूसरा कौन सा बोला है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वापस आ जाओ इसी पे, वही वाला एग्जाम्पल लेके वापस समझा रही हूं कि सपोज करो यहाँ A G C था, ठीक है, ओरिजिनल। अब सपोज करो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, उसमें इंसर्शन हो गया। मोर स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही हूं, पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ, एक बेस ऐड हो गया, इंसर्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इंसर्शन हो गया। तो सपोज करो यहाँ C लग गया। अब तुमको पता है कि जो भी कोड्स रहते हैं वो 3-3 के सेट में पढ़े जाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट्स जिनको बोलते हैं। तो देखो ओरिजिनल क्या चल रहा था? AAA आता, ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, फिर GAG आता, फिर CCA आता, होता कि नहीं? अब सिंस बीच में क्या घुस गया?
एक सी घुस गया, मतलब एक इंसर्शन हो गया, है ना। अब इंसर्शन हो सकता है, सेम इसी तरह एक बेस को निकाला भी जा सकता है। तो अब पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब सी जी ए हो जाएगा, जी सी सी हो जाएगा एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, एक पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। हुआ क्लियर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। अब देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इस पे एक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन देखा था मैंने कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताओ कब नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन था और 2-3 ऑप्शन थे। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, पर मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बता रही हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के साथ एक, है ना, अपन को फ्रेम शिफ्ट नहीं करानी है। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट का वापस, फ्रेम कितने की है, 3-3 सेट्स की या 3-3 बेसिस की फ्रेम है, एक फ्रेम 3 बेस की है। अगर अब क्वेश्चन था कि बताओ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब नहीं हो सकता, कौन सी पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता। तो या तो पूरा का पूरा 3 बेसिस गायब कर दो, पर इकट्ठे लगे हुए 3 बेसिस, है ना, क्योंकि वही पक्का फ्रेम में आएंगे और वही पूरे गायब हो गए तो फ्रेम शिफ्ट नहीं हो पाएगी, सिर्फ एक अमीनो एसिड गायब हो जाएगा। म्यूटेशन तो है वो भी, पर उस केस में फ्रेम नहीं शिफ्ट हो पाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो रही है। हुआ इतना क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 ऑप्शन से उसमें से करेक्ट वाला ऑप्शन मेरे को याद आ रहा है कि उसमें लिखा था एक ऑप्शन कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के पीछे एक बेसिस को, ऐसे 3 बेसिस को पूरा हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो उन्होंने पूछा है कि बताओ डिफरेंस, बताओ या डिफरेंशिएट करो बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन एक बेस का होता है, सब्स्टिट्यूशन मेजर टाइप का कैटेगरी है, इंसर्शन से भी हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये तुम्हारी बुक में ना बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया है, टुकड़े टुकड़े चिट्स एंड बिट्स में ये चीज एक्सप्लेन की है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो इंसर्शन या डिलीशन का रिजल्ट होता है, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। तो देख लो, पॉइंट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। अब मैंने बताया कि ये जो सिंगल बेस कैसे हो सकता है, या तो सब्स्टिट्यूट हो जाए, सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन इंसर्शन। अब देखो, डिलीट कर दो तो वापस फ्रेम गड़बड़ा गई, एक चीज इंसर्ट कर दो फिर से फ्रेम गड़बड़ा गई। ठीक है, डुप्लीकेट कर दो, डबल कर दो, या एडिशन ऑफ 1 और 2 बेस इन डीएनए। देखो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा बेस ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, ये सब हो सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर के साथ ही कहानी होगी। हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एनी 2 सिमिलैरिटी बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन मेंडल फैक्टर। अब हमें पता है कि अब हम उसको जीन बोलते हैं, पर एक्चुअली मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो देखो, भले पहले ये वाला थ्योरी आया था, मेंडेलियन जेनेटिक्स पहले आया था, बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था, पर बहुत ज्यादा दोनों की थ्योरी में सिमिलैरिटीज देखी गई थी। वही पूछ रहा है कि बताओ क्या सिमिलैरिटीज थी। अब इसका आंसर कहां से आएगा, तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है एकदम टॉप पे, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे ऊपर, और उसमें उन्होंने खुद ही डिवाइड करके दोनों डिफरेंस दी। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, वही पूछ रहे हैं। चलो इन केस भूल गए तो चलो अपना कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेंडल ने क्या बोला था, जल्दी बताओ। उन्होंने बोला था कि ये जो जीन है या ये जो फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने तो फैक्टर बोला था, ये उन्होंने बोला था कि पेयर में रहते हैं, एक मम्मी से मिलता है, एक पापा साइड से मिलता है, याद आया। और हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बोलती है कि क्रोमोसोम होमोलोगस रहते हैं, उसके ऊपर जीन्स का लोकेशन भी होमोलोगस होता है, मतलब यहां भी वही कैरेक्टर का जीन होगा। मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है, सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1-, एक मेटरनल साइड से आया, एक पेटर्नल साइड से आया। ठीक, अब सेम लोकस पे, लोकस मतलब जगह पे, सेम सपोज करो यहां पे हेयर कलर वाला कैरेक्टर है, तो यहां पे भी हेयर कलर वाला ही कैरेक्टर है। तो ये क्या बोल रही हूं मैं, तो देखो मैं अभी भी वही चल रहा है कि क्रोमोसोम में जो जीन है वो वापस क्या आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं। और मेंडल ने भी यही बोला था कि फैक्टर्स कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद
दूसरा वाला क्या बोला था कि सेग्रीगेट इंडिविजुअली होंगे, कुछ कुछ याद आया? तो चलो देख लेते हैं, यही सारे मतलब सिमिलैरिटी पूछ रहे, बुक में दिए हुए हैं एज इट इज ही। अब यहाँ 2 पूछा है, तुम्हारे बुक में 3 दिए हुए हैं, तुम तीनों लिख सकते हो, हाँ, पर यहाँ 2 पूछे तो 2 ही लिखो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो इन डिप्लॉयड सेल द क्रोमोसोम आर फाउंड इन पेयर, बोला था ना अभी, होमोलोगस क्रोमोसोम 1 मतलब पूरे जो हम में, अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ कितने क्रोमोसोम है, तो तुम बोलोगे मैम 46 है। तो 46 को बोलने का दूसरा तरीका बोलोगे मैम 23 पेयर है। तो 23 पेयर में से पूरा आधा सेट तुम्हें मम्मी की तरफ से मिला और पूरा आधा सेट पापा की तरफ से मिला है, ठीक है, तो पेयर में ही आए हैं, ठीक है। तभी हम क्या बोलते हैं 1 डैश 2 डैश 1 2 क्या है, ये क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक। अच्छा, तो डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड मतलब क्या, 2n, जैसे हम में कौन सी कंडीशन हो गई 46, ठीक। द क्रोमोसोम आर फाउंड इन पेयर जस्ट लाइक दैट ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, हुआ क्लियर? दूसरा देखो, ड्यूरिंग मियोसिस, मैंने बोला सेग्रीगेट वाला पॉइंट बोला था, तो मियोसिस मतलब सबसे पहले बताओ, 11th में पढ़ा हुआ है, तो मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिविजन, मतलब ये 2n का हमें क्या करना है, n बनाना है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। कब होता है ये रिडक्शनल डिवीजन? गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करो, यहां से सेल उठा लो, यहां से सेल उठा लो, पैरों से सेल उठा लो, लिवर का सेल उठा लो, पैनक्रियास का सेल उठा लो, सारे के सारे क्या है 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम मिलेंगे मेरे को न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। पर अगर वही सेल मैंने एक ओवम ले लिया, सेल ही है, और वही यहाँ पे स्पर्म ले लिया, तो क्या उसके अंदर मुझे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे? नहीं, क्या मिलेंगे, उसका आधा नंबर 23। तो ये 23 कैसे हुआ? जो इसके ऊपर जो ऊगोनिया था, है ना, अब ये कहां से लेके आ रही इंफॉर्मेशन, चैप्टर 3 से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो जो oogonia था और जो स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्म मदर सेल, ओवम मदर सेल, उनका क्या हुआ था, यही मियोसिस, आधा नंबर हुआ था। उनके पास थे 46 क्रोमोसोम, उन्होंने बोला अपन को गैमीट बनाने हैं तो आधा नंबर करना पड़ेगा, तो क्या करो 2n का n बनाओ, रिडक्शनल डिवीजन करो, तो क्या हो गया, अब a पूरा सेट जो है वो आधा बढ़ के आगे जाएगा, यही तो कॉमननेस है। देखो जरा, ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट होमोलोगस पेयर मतलब भाई 1 डैश, ठीक है, आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट एट रैंडम शोइंग पैरेललिज्म विद मेंडेलियन फैक्टर। हुआ क्लियर? मतलब जो अगर सपोज करो तुम्हें आधे क्रोमोसोम मम्मी ने दिए, आधे क्रोमोसोम पापा ने दिए। मम्मी को आधे क्रोमोसोम कहां से मिले, नानी से मिले, आधे क्रोमोसोम नाना जी से मिले। नानी को आधे क्रोमोसोम कहां से मिले, तुम्हारी पर नानी से मिले और पर नाना जी से मिले, और ऐसे ऐसे ऊपर चलता जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि जब होमोलोगस पेयर थे, मतलब वही जो मैंने क्रोमोसोम 1 और 1 डैश बनाया था, तो अभी तक तो भैया ये एक साथ चल रहे, पर जैसे ही मियोसिस हुआ 2n का n हुआ, तो कुछ ओवम में सिर्फ 1 गया, कुछ में 1 डैश गया। हुआ क्लियर? और देखा जाए तो पूरा 1 डैश नहीं जाता, एक एक सिस्टर क्रोमैटिड जाती है, अगर याद होगा तो चैप्टर नंबर 10 11 का कोर्स में, ठीक है। फिर वो बाद में डुप्लीकेट होता है, फिर वो पूरा n नंबर 4 डॉटर सेल बनती है, अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, आता है क्योंकि बुक में टेबल दिया हुआ है तो जरूर आएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, स्टेट द लॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें ना थोड़ा तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब जैसे तुमने पढ़ा होगा कि मेंडल के 3 लॉ है, कौन कौन से, जल्दी बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आखिरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। पर तुम्हारी बुक में ही उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अब बोलोगे मैम कहाँ पे? अच्छा चलो जल्दी बताओ। जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलता है कि एक जब पेयर में आता है तो एक जो एलील है वो डोमिनेंट रहेगा, दूसरे वाले को दबा देगा, रेसेसिव रहेगा, ठीक। मतलब हमेशा हाइट जो है या तो टॉल मिलेगी या तो डॉर्फ मिलेगी, बीच का कुछ नहीं मिलेगा। याद आया? सिमिलरली फ्लावर का कलर, जो डॉग फ्लावर है तुम्हारा, तो उसमें मतलब उसमें क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है तो वो खुद ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को काट देता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग या तो रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए, मतलब कैपिटल आर
वो जब क्रॉस किया गया स्मॉल आर के साथ, तो ये था रेड कलर और ये था उसका रेसेसिव वन व्हाइट कलर। तो जब ये थी पी जनरेशन तुम्हारी, तो इससे जब तुम्हारी F1 जनरेशन बनी तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब अभी भी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट इसमें भी सिंस ये डोमिनेंट है तो रेड कलर का ही फ्लावर बनना चाहिए। पर होता है कैसे? नहीं होता। क्या हो जाता जल्दी बताओ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हुआ क्लियर? तो सिंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा कैसे एप्लीकेबल होगा? तो वो क्या हो गया? हमेशा सही नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा जो तुम्हारा ABO ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल है, तो वो किसके एग्जाम्पल में पढ़ते हो तुम? कोडोमिनेंस। याद आया? तो कोडोमिनेंस मतलब एक साथ ये बोल रहा है चलो तुम भी अपना एक्सप्रेशन दो, ये बोला चलो तुम भी, मिल के एक्सप्रेशन देते हैं। तो जो AB ब्लड ग्रुप आता है, A वाला भी अपने खुद को एक्सप्रेस करता है, B वाला भी खुद को एक्सप्रेस करता है, रिजल्ट ये होता है कि AB ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो याद करो ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो डोमिनेंस तो है ही नहीं ना, या तो इनकम्प्लीट है हो रहा है या तो को हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेप्शंस हो रहे हैं। तो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा एप्लीकेबल है या हमेशा यूनिवर्सल है? नहीं है। इसलिए पहला लॉ तो क्या हो गया? कट गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हट गया। चलो दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बोलोगे मैम हाँ ये हम बोल सकते हैं कि हमेशा सेग्रीगेट अलग अलग तरीके से भी होते हैं। हाँ होते हैं। अब ये मत बोलना कि मैम फिर कभी कभी तो पेयर में आ जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है, तो मतलब क्रोमोसोम में भले, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। वापस एक्सेप्शन अगर हो रहा है और वो बीमारी कॉज कर रहा है तो उसको हम एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। बीमारी मतलब एबनॉर्मलिटी। यहाँ पे वापस देखो, ब्लड ग्रुप कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है बाबा, वो तो नॉर्मल फिनोटाइप है, ठीक है, या नॉर्मल जीनोटाइप है। सिमिलरली जो ये डॉग फ्लावर में हो रहा है, ये जो पिंक कलर का नया F1 जनरेशन में फिनोटाइप दिख रहा है, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल फिनोटाइप है। वापस वो F2 में आ जाता है। याद आया? तो याद रखो, नहीं तो वापस सेम वही लॉजिक लगाओगी कि मैम सेग्रीगेशन में ढंग से क्रोमोसोम, मेंडल के अगर बात करूं तो क्रोमोसोम को छोड़ दो कि हाँ मैम बहुत बार जीन ढंग से सेग्रीगेट नहीं हो पाते, अलग अलग सेग्रीगेट नहीं होते, तो कुछ हमें एबनॉर्मलिटीज दिखने लगती, तो हम बोल सकते कि वो भी जब ऐसा कुछ होता है तो डिसऑर्डर बन जाता है। तो दैट इज नॉट नॉर्मल। तो जो चीज नॉर्मल नहीं है वो एक्सेप्शन में मत रखना, ठीक है? वो बीमारी हम खुद बोल रहे हैं वो बीमारी है। तो उस हिसाब से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी यूनिवर्सली क्या हो रहा है? फिट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब बोलोगे मैम फिर तीसरे लॉ के बारे में क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोलता है कि अगर दो कैरेक्टर्स, सपोज डायहाइब्रिड क्रॉस को समझाया गया मेंडल ने कि सपोज राउंड है और येलो है, याद आया? या फिर व्रिंकल्ड है, ठीक है, और ग्रीन है, ठीक। तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एक कैरेक्टर है जो है सीड का शेप, और ये जो एक कैरेक्टर है जो है सीड का कलर, सीड के शेप को सीड के कलर से कोई लेना देना नहीं। वो बोलेगा तुम अपना अलग जाओ, मैं अपना अलग जाता हूं, ये ऐसा बोलता है ना? ऐसा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग है। अब बताओ इसमें एक्सेप्शन कहाँ है? याद करो, तुमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? वहां पे एक वर्ड आया था लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है? अगर क्रोमोसोम में दो जीन, ठीक है, जीन ए और जीन बी, सपोज करो जीन बी, ठीक है, सपोज करो ये जीन ए था, सपोज करो बोल रही हूं, इसका मतलब शेप का, सीड के शेप का, और सपोज करो जीन बी था सीड के कलर का। अगर वो पास पास है तो हाई चांसेस है कि सिंस ये दोनों पास पास है तो लिंकेज होगा, रिकॉम्बिनेशन का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, और अगली प्रोजेनी में ये एज इट इज पास ऑन हो जाएंगे। सोचो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जस्ट उल्टा बोल रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी हो, मतलब कोई भी दो कैरेक्टर कहीं भी हो, इसको इससे मतलब नहीं, ये अपना अलग जाएगा, ये अपना अलग जाएगा। पर लिंकेज वाली थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर एक क्रोमोसोम पे दो जीन बहुत पास पास में हो, डिस्टेंस बहुत कम हो, तो वो दोनों जीन को हम लिंकेज या लिंक्ड जीन बोलेंगे। रिजल्ट ये होगा कि जब वो अगली जनरेशन में जाएगा
तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सिंस रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, वेरिएशन कम होगा, जो अगली प्रोजेनी है वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करेगी पेरेंटल जनरेशन के साथ। इसका मतलब क्या है कि दोनों जीन एक साथ पास ऑन होते जा रहे। तो ये तो पूरी बकवास हो गई ना, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली थी चीज। अब वापस जब ऐसा होता है तो बीमारी नहीं होती है ना, बहुत बार कैरेक्टर एक जैसे आ जाते हैं, बीमारी नहीं है तो वापस इसको एक्सेप्शन में मत उठा के रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब मैंने एक्सेप्शंस बताए कि क्यों फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसका रीजन बता रही हूँ। अब पूछा क्या उन्होंने कि बताओ कि कौन सा लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, तो देख लो। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इट स्टेट्स दैट 2 एलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है। एलील्स मतलब वापस जल्दी बताओ कैसे। सपोज करो टॉल, हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कैपिटल टी जो डोमिनेंट वाला है, जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल टी जो डॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रेसेसिव है नेचर में। इस केस में तो वो अभी भी रेसेसिव ही रहेगा, पर ये इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्लीज बात समझो, यहाँ पे सेग्रीगेशन में एक ही जीन के 2 एलील के बारे में बात की जा रही है, ठीक। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 अलग जीन जो 2 अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, उनके बारे में बात की जा रही है, जो पास पास में है क्रोमोसोम पे और लिंक्ड है। हुआ क्लियर? तो देखो जरा, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 एलील्स, 2 एलील्स ऑफ अ जीन, एक ही जीन है, हाइट वाला जीन है, remain separated and do not contaminate each other in F1 or the hybrid। कंटामिनेट नहीं कर रहे, इनके गैमीट्स अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 में, F2 में, F1 में तो ये हुआ, F2 में वापस अलग अलग सेग्रीगेट होंगे और एक्सप्रेस होंगे। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीटी फॉर्मेशन है ना, 2 एलील्स सेपरेट हो, देखा मैंने 2 अलग अलग एरो बनाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग सेपरेट हो गए, एंड पेयर्स इनटू डिफरेंट गैमीट्स। हुआ इतना क्लियर? तो अगर किसी ने पूछा भी, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट कुछ भी, 4 स्टेटमेंट लॉ ही लिखे रहेंगे, एक आखिरी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और उसमें से वो ये जो मैंने तुम्हें समझाया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दूसरे में रहेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसका रीजन कुछ नया रीजन देंगे वो लोग, ठीक है। आखिरी में लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसका कुछ नया रीजन देंगे। अब तुमको चूज करना है कि इसमें से सिर्फ करेक्ट कौन सा है, तो तुम्हारा करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा आएगा, ये कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर a given plant is homozygous और heterozygous? मुझे बताओ homozygous और heterozygous किस कंडीशन में होता है? अब देखो 2 टाइप का तुम्हें पता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। रेसेसिव वाला तो भैया हमेशा homozygous कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। फिर ये 2 ऑप्शन किसके लिए दिए जा रहे हैं? डोमिनेंट के लिए। तो हमें ये पता लगाना है कि एक ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। जल्दी बताओ क्या करेंगे हम? टेस्ट लगाएंगे। कैसे? टेस्ट क्रॉस के साथ। क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस में? जल्दी बताओ। 2 केसेस होते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको एक जीनोटाइप नहीं पता, ठीक है। जिस इंडिविजुअल का हमको पता लगाना है हमें नहीं पता उसका, तो सपोज करो पहला केस में ले लिया होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या? डोमिनेंट। मैं होमो लिख रही हूं सिर्फ, तो सपोज करो कैपिटल टी। टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराते हैं? जल्दी बताओ। रेसेसिव वाले के साथ, स्मॉल टी। दूसरा वाले केस में हमने ले लिया यहाँ पे हेटेरोजाइगस, ये हमको पता नहीं है, तो फिर बोलोगे मैम पता कैसे लगाएंगे? जो इसका रिजल्ट आएगा ना, उसका फिनोटाइप को देख के हम एस्टिमेट लगाएंगे कि ऊपर वाला ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका क्वेश्चन मार्क ड्रॉ कर रही हूँ, उसका जीनोटाइप क्या था, ठीक है। हेटेरोजाइगस सपोज करो, तो हमें पता लगाना है कि हेटेरोजाइगस है, मतलब ऐसी कंडीशन, वापस उसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे? रेसेसिव वाले के साथ। अब रिजल्ट क्या हो गया देखो या तो तुम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करो। अब बहुत बार प्यूनेट भी बोलते हैं कुछ लोग, पुनेट भी बोलते हैं, सारी जो हम बोल सकते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेड है, ठीक है। क्योंकि यूके एक्सेंट में अलग बोलेंगे, यूएस एक्सेंट में अलग बोलेंगे, इंडियन एक्सेंट अलग जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो,
तो अगर इसमें हमने क्रॉस लगाया तो यहां से कौन सा गैमीट आएगा, जीनोटाइप नहीं, कौन सा गैमीट आएगा, कैपिटल टी। यहां से कौन सा गैमीट आएगा, स्मॉल टी। तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे बनेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, पर दिखने में फिनोटाइप कैसे दिखेगा, सबके साथ टॉल रहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 100% रिजल्ट सिमिलर रहेगा जो टॉल शो करेगा। तो अब हम ये कंक्लूजन कि भैया ये कैसा था जीनोटाइप, किसको कंक्लूड करके, किसको देख के हमने पता लगाया, ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा केस मिला, हमको पूछा गया एक ऐसा हमें जीनोटाइप पता करना है जो होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस था, तुमने उसका क्रॉस करवाया है रेसेसिव के साथ, उसके जो ऑफस्प्रिंग हुए, याद रखो ये जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया और उनके जो ऑफस्प्रिंग मिले सारे के सारे सिमिलर ऑफस्प्रिंग शो कर रहे थे, सिमिलर फिनोटाइप शो कर रहे थे, 100% ऑफस्प्रिंग या 100% रिजल्ट जो था वो टॉल मिले। ठीक है, तो याद रखना ऐसी कोई कंडीशन जिसमें 100% एक जैसा फिनोटाइप मिल रहा है या फिर सारा का सारा डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, या डोमिनेंट वाला जो एलील है वो एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल हो रहा है, तो याद रखो यहाँ जो है ये वाला ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कितने गैमिट्स बनेंगे, 2 गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से तो भैया स्मॉल टी ही मिलना है, तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे जीनोटाइप वाले। एक तो रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक रहेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50-50% रिजल्ट मिलेगा, मतलब 1:1 का रेशियो मिलेगा। आधे ऑफस्प्रिंग्स हमें टॉल मिलेंगे, आधे ऑफस्प्रिंग्स हमें डॉर्फ मिलेंगे। तो डॉर्फ हमें पता है रेसेसिव कंडीशन में होता है, रेसेसिव मतलब जब दोनों तरफ से मिले, तो दोनों तरफ से मिलने के लिए ये वाले पेरेंट तो हमने रेसेसिव ही लिया था, पर सामने वाला जो दूसरा पेरेंट है उसके पास भी वो स्मॉल टी होना चाहिए। कौन सी कंडीशन में स्मॉल टी होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हुआ क्लियर? तो अगर किसी ने पूछा बताओ कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम ये पता करने के लिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबा, टेस्ट क्रॉस लगाएंगे। टेस्ट क्रॉस में जो भी अननोन जीनोटाइप है उसका क्रॉस कराएंगे रेसेसिव के साथ। अगर उसका रिजल्ट, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे, पर याद रखो अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए मतलब फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करोगे, क्रॉस भी ड्रॉ करोगे। अगर उसका रिजल्ट 100% सिमिलर आया फिनोटाइप में जो डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो अननोन जीनोटाइप था वो क्या था, होमोजाइगस था नेचर में। सिमिलरली केस 2 कि अगर ऑफस्प्रिंग 1:1 रेशियो में मिला, मतलब टॉल इज टू रेसेसिव, मतलब टॉल इज टू रेसेसिव नहीं, टॉल इज टू डॉर्फ या डोमिनेंट इज टू रेसेसिव, या 50-50% हमें फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो अननोन पेरेंट था वो कैसा था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हुआ क्या क्लियर इतना? चलो देख लेते हैं इसका आंसर। टू टेस्ट वेदर अ प्लांट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म इन विच इंडिविजुअल इज क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अ ट्रेट। अगर ध्यान से देखो तो कुछ जगह होमोजाइगस रेसेसिव लिखा रहता है, पर टेक्निकली देखा जाए तो रेसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी तो एक्सप्रेस होगा। ठीक, इफ प्लांट इज हेटेरोजाइगस, वही progeny of test cross will have tall and dwarf plant in the ratio of 1:1, वही मतलब 50-50 वाला रेशियो वहां देखो। ठीक है, उसके बाद if plant is homozygous, progeny of test cross will have all tall plants, मतलब all 100% dominant phenotype। हुआ क्या क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Why do sons of hemophilic father never suffer from this trait? एक बात बताओ, जैसे ही वर्ड सुना हीमोफिलिक फादर, अब फादर है मतलब पक्का क्रोमोसोम, मतलब अगर अब मैं जीनोटाइप की बात करूं तो क्या है, XY है। ठीक, अब हीमोफीलिया से तुम्हें याद आ रहा होगा ये कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब सारा प्रॉब्लम जो डिफेक्टिव जीन है वो कहाँ पे है, इस एक्स क्रोमोसोम पे है। ठीक, अब उन्होंने पूछा है कि बताओ जो सन्स है उनको कुछ, मतलब जो इस फादर का जो डॉटर नहीं, जो सन है उसको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, या कोई कभी वो सफर क्यों नहीं कर रहा है इस ट्रेट से। तो एक बात बताओ, ये फादर है, ये अपने सन को कौन सा क्रोमोसोम देगा, क्योंकि हमें पता है XY सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें से X पे हीमोफीलिया वाला डिफेक्टिव जीन है, या हम बोल सकते हैं ट्रेट है,
पर जो फादर है वो अपने सन को कौन सा क्रोमोसोम देता है? Y देता है। तो X तो वहीं रह गया, X तो पास ऑन ही नहीं हुआ। जब जो कोई चीज पास ऑन ही नहीं हो रही है तो फिर वो उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन है, उसके ऊपर जो डिफेक्टिव जीन है, वो कैसे पास ऑन होगा? हुआ क्या क्लियर? इसीलिए याद रखना, जितनी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स है ना, उसका एक तरीका है आगे पास ऑन होने का। जैसे सिंस अब देखो, जैसे यहाँ पे फादर डिफेक्टिव थे तो एक्स वाले क्रोमोसोम पे गड़बड़ी थी, तो ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ जाएगा? ये कभी भी फादर टू सन नहीं जाएगा, फादर टू डॉटर जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉटर में 2 एक्स होते हैं, उसमें से एक एक्स तो फादर ये एक्स वाला ही देंगे, डिफेक्टिव वाला ही देंगे। तो ये कैसे पास ऑन होगा? फादर टू डॉटर। पर वहीं सपोज कर लो कि अगर मदर जो है उसमें एक डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, और ये जो एक्स है, अब इसका जो सन रहेगा उसमें चांसेस है कि ये नॉर्मल वाला भी एक्स है या ये वाला भी एक्स है। तो ये जो एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है वो कैसे ट्रैवल करेगा, मतलब कैसे प्रोजेनी में या फैमिली ट्री में आगे बढ़ेगा? फादर के कंडीशन में एक ही एक्स है, एक ही एक्स डिफेक्टिव है, तो वो सन को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सन को तो वाई जा रहा है। कहां जाएगा? वो डॉटर को जाएगा। तो अगर सामने वाला जो इसके साथ मैरिज हो रही है, अगर उसके साथ सपोज नॉर्मल है, हीमोफीलिया नहीं है, कैरियर नहीं है, तो इस केस में जो डॉटर बनेगी वो कैसी बनेगी? जिसमें हीमोफीलिया का क्या रहेगा? कैरियर रहेगी, या आधा हेट्रोजाइगस नेचर में रहेगा, है ना। और अगर इस कंडीशन में अगर इसकी मैरिज एक ऐसी लेडी के साथ हो रही है जो भी खुद कैरियर है, फिर तो बाबा जो डॉटर है वो 100% क्या बन जाएगी? हीमोफीलियाक। पर अगर याद होगा तो ऐसी डॉटर सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। अगर यहाँ सर्वाइव कर भी गई, जैसे तैसे बचा भी लिया, तो जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक, चलो वही देख लो। अगर एक मदर है, मदर सपोज करो कैरियर है, ठीक है, इसकी मैरिज हो रही है एक नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है, तो वो अपने सन को क्या देगी? एक्स क्रोमोसोम ही देगी। अब फादर से तो वाई आ गया, बट अब मम्मी की तरफ से या मदर की तरफ से दोनों चांसेस है, 50-50 चांस है कि 50% हो सकता है कि नॉर्मल वाला एक्स मिले और 50% चांस है कि डिफेक्टिव वाला एक्स मिले। तो देखो, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर में होता क्या है? फादर से कहां जाएगा? डॉटर में जाएगा। वही मदर से कहां जाएगा? सन में जाएगा। तो ये अपन को याद रखना है, ये उन्होंने पूछा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। Since hemophilia is a sex-linked character, it show criss-cross inheritance. कहा था ना अभी, that is from father to his daughter. Therefore, son of hemophiliac father is never hemophiliac. हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। How is a child affected if it has grown from the zygote formed by an XX fertilized by Y carrying sperm? मतलब कहानी क्या बोल रहा है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि बताओ एक चाइल्ड कैसे इफेक्ट होगा अगर उसके जाइगोट कब बनता है ये बताओ? जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करता है। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि स्पर्म में तो वाई क्रोमोसोम है, ओवम में हमें पता है सिंस फीमेल के पास XX क्रोमोसोम ही होता है, मियोसिस होता है, 2n का नंबर आधा होता है, तो ओवम में सिर्फ एक सिंगल X क्रोमोसोम ही होता है। अब वो ये क्या कंडीशन बोल रहे हैं कि फादर की तरफ से, स्पर्म की तरफ से तो वाई मिला, ओरिजिनली मिलना चाहिए था ओवम में एक्स ही, बट एक एक्स की जगह पे पूरी की पूरा पेयर उठ के आ गया, मतलब XX आ गया। अब ये जो जाइगोट बन रहा है तो इसका जीनोटाइप बताओ क्या बना? XXY बना। तो याद करो, ये टाइप की कंडीशन तुम कौन से डिसऑर्डर में पढ़ चुके हो? ये तुम पढ़ चुके हो एन्यूप्लॉइडी में, याद आया? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पढ़ चुके हो, जहां पे बेसिकली ये तो है एक मेल, बट उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ये क्या बन रहा है? फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, और बाकी के जो मेल वाले सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाएंगे। याद आया? सारे बुक में डायग्राम भी ड्रॉन है, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। अब वही पूछ रहे हैं, बताओ व्हाट डू यू कॉल दिस एबनॉर्मलिटी? 2 टाइप की एबनॉर्मलिटी पढ़ी थी, एक में एक एक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं जो था टर्नर सिंड्रोम X0, और ये एकदम उसका उल्टा XY था, एक एक्स्ट्रा X आ गया। तो क्या है देख लेते हैं आंसर। इफ अ चाइल्ड हैज ग्रोन फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म बाय XX egg fertilized by Y sperm, the child will suffer from Klinefelter syndrome and will have XXY genotype.
ठीक। इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रोमिनेंट फेमिनाइन कैरेक्टर, मतलब बेसिकली है तो मेल, पर अब कैसे पहचानोगे? जैसे ही प्यूबर्टी हिट होने लगेगी फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। एग्जाम्पल, टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइन फिजिक रहेगी, ठीक है, बॉडी का पूरा मूवमेंट जो है वो फेमिनाइन तरीके से होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसी को मैं बोल रही थी इतनी देर से, गायनिकोमेस्टिया, ठीक है। प्यूबिक हेयर पैटर्न, पुअर बियर्ड ग्रोथ एंड स्टेरिलिटी। पुअर बियर ग्रोथ क्यों? क्योंकि देखो, समझो बात को वापस, मेल तो है बट एक एक्स्ट्रा एक्स होने की वजह से क्या हुआ, जो मेल वाले हार्मोन है वो क्या हो गए, सप्रेस हो गए। सिंस मेल वाले हार्मोन सप्रेस हो गए, फेमिनाइन हार्मोन डोमिनेट हो गए, फेमिनाइन कैरेक्टर दिखने लगे, मेल वाले कैरेक्टर सप्रेस होने लगे, और ये इंडिविजुअल कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा। याद रखो, दोनों कंडीशन में, मतलब टर्नर सिंड्रोम हो, X0 कंडीशन हो तो भी वो स्टेराइल है, और अगर XXY कंडीशन हो तो भी वो स्टेराइल है। दोनों कंडीशन। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, मतलब जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, मैम ये पढ़ा नहीं है पर मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि मैम XX तो फीमेल होता है, आपने एक यहाँ गायब कर दिया, आ गया समझ में टर्नर सिंड्रोम में, पर एक X बढ़ गया, XXX बन गया, तो XXX जैसी भी कंडीशन होती है, तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बता देती हूं मैं, जिसको हम सुपर फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सुपर फीमेल, ठीक है। अब ये याद रखो, ये सुपर फीमेल वाली कंडीशन है, ये फर्टाइल रहेगी नेचर में, बट इसके फेमिनाइन कैरेक्टर ओवर होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो वो एक्स्ट्रा में डेवलप रहेंगे। हुआ क्लियर इतना? तो देखो, X0 कंडीशन, एक X कम हो गया या गायब हो गया, स्टेराइल, फेमिनाइन कैरेक्टर सप्रेस रहेंगे, एक एक्स्ट्रा X बढ़ गया तो ये क्या हो गई, सुपर फीमेल, ठीक है, जो फर्टाइल रहेगी, स्टेराइल नहीं रहेगी, फर्टाइल रहेगी, और क्या रहेगा साथ में, एक्स्ट्रा, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। अच्छा, अब वही सेम तुम्हारा जेन्युइन डाउट कि मैम यहाँ आपने एक X ज्यादा कर दिया था, ऐसे कोई कंडीशन है जहां पे XY और एक और एक्स्ट्रा Y आ जाए? हाँ बिल्कुल, ये भी कंडीशन होती है, एबनॉर्मलिटी के कारण होती है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ सुपर फीमेल था तो इसको हम बोलेंगे सुपर मेल। ये नहीं दिया है बुक में, अलग से बता रही हूँ, ठीक है, तो सुपर मेल बोलेंगे। अब ये जो है, अब सोचो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X होने की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। अच्छा, ये फीमेल भी एग्रेसिव रहेगी, हाँ नेचर में बहुत एग्रेसिव रहेगी। अब बताओ, सेम लॉजिक लगा के बताओ, सुपर मेल वाली कंडीशन जहां XY आ गया, ये भी फर्टाइल रहेगा नेचर में, ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन। अच्छा, इस वाले सुपर मेल वाली कंडीशन को और हम 2-3 नाम से बोलते हैं, उसमें से एक नाम है क्रिमिनल सिंड्रोम। अब क्यों क्रिमिनल? क्योंकि सिंस इसका एग्रेशन लेवल इतना ज्यादा रहेगा कि जरा सा और ये बच्चे ना, मतलब जैसे ये पैदा होगा तो आपको बिहेवियर में, मतलब प्यूबर्टी तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा, सिंस ये वाई खुद को एक्सप्रेस इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली करेगा कि जैसे जरा सा कुछ बोल दो इस बच्चे को, है ना, तो गुस्सा आ जाएगी, जरा से में गुस्सा आ गई, तो इसीलिए इनका जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप रहता है, तो इसलिए सुपर मेल वाली कंडीशन को क्रिमिनल सिंड्रोम से भी जाना जाता है, ठीक है। पर याद रखो, दोनों कंडीशन में क्या रहेंगे, फर्टाइल रहेंगे। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, सेम यहाँ भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, दोनों के दोनों एकदम हेवी एग्रेसिव रहेंगे, ठीक। अब देखो, जस्ट इसके उल्टे चल रहे हैं, मेंशन नहीं है तुम्हारी बुक में पर आता है ना जेन्युइन डाउट, अगर एक X कम कर रहे हो, एक X एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो क्या होगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज मत होना। देख लेते हैं वापस वही, तो ये हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अगर एक X एक्स्ट्रा हो गया तो बाई बर्थ तो था वो मेल, पर एक एक्स्ट्रा X होने की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो गए, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद क्या बोलने वाली थी, अब देखो एक और चीज, इसी को अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, एंट्रेंस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में इसका जीनोटाइप पूछते हैं। तो देखो, बाकी क्रोमोसोम नंबर, अब जनरली बताओ कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। वापस बताओ, इसमें से ऑटोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक।
ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक। अब और जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर बोल रही हूँ, यहाँ भी पेयर के बारे में बात कर रही हूँ, 23rd पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अब मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत बार इसी कंडीशन को अलग अलग टाइप से लिख के वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अलग अलग टाइप से लिख के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अब वो ऐसे लिख देंगे 22 पेयर बोलो, या तो सीधे सीधे बोल दो 44 क्रोमोसोम, ठीक। प्लस अब इसमें क्या आ जाएगा, ये अब 46 तो रहा नहीं, ये 47 क्रोमोसोम बन गया। या तो लिखो XXY, ठीक। या तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका लिखो 22 पेयर प्लस XY प्लस X, ऐसे भी बहुत बार लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। एक और तरीका 22 पेयर प्लस XXY, तो ये तीनों तरीके से कहना एक ही चीज चाह रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। जनरली ये तुमको इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में, जहां पे वो पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम। अब ये सेम लॉजिक वो टर्नर सिंड्रोम पे भी लगा सकते हैं, और इस टाइप के तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मैप डिस्टेंस इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म बिटवीन जीन, अच्छा वो मैप डिस्टेंस बता रहे हैं, चलो ठीक है, अपन भी बनाना शुरू करते हैं। जीन A एंड B, तो सपोज करो ये A है और ये जीन B है, ठीक है। इस 4 यूनिट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है, मतलब बीच में कोई और जीन्स है, फिर ये 2 जीन्स है, ठीक है। बिटवीन B एंड C इज यूनिट, इज यूनिट मतलब एक ही यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। एक यूनिट का डिफरेंस है किसके बीच में बाबा, B एंड C। बिटवीन C एंड D इज 8 यूनिट, चलो भैया C एंड D के बीच में कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 8 यूनिट का डिफरेंस है, 8 यूनिट, ठीक है। अब बताओ मुझे, बिना आगे क्वेश्चन पढ़े भी तुम ये क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है। मुझे ये बताओ, तुमने इस चैप्टर में ऐसा कहाँ पढ़ा हुआ है कि जीन जितने दूर दूर होंगे, ऐसा कुछ बात की गई है कि जीन जितने दूर लोकेटेड है उससे रिलेटेड कुछ बात की गई हो, याद आ रहा है, बताओ जल्दी क्या है। ये तुमने पढ़ा हुआ है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। अगर याद होगा तो तुम्हें याद आएगा कि जो भी जीन है अगर पास पास में है तो क्या होता है, उनमें लिंकेज हो जाता है, और वो एज इट इज अगली जनरेशन में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस कम रहा 2 जीन के बीच में, तो रिकॉम्बिनेशन का नंबर या चांसेस कम हो सकते हैं। कुछ याद आया। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। देखो अपन ने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, फिर भी सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब पढ़ लेते कि क्या बोलना चाह रहा है। Okay, which one of these gene paves will show more recombination frequency? Give reason। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो 2 जीन पास में रहेंगे उनमें क्या शो होगा, लिंकेज शो होगा। जो 2 जीन्स दूर दूर रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन का नंबर ज्यादा। जल्दी बताओ, ये सारी चीजें किसने बताई थी, TH मॉर्गन ने। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं उनको, ड्रोसोफिला मैन। क्यों, क्योंकि उन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया था, मतलब कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म को लेकर स्टडी किया था, ड्रोसोफिला। तो उन्होंने ये देखा था, उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस ही लगाया था, याद करो। अब उन्होंने सोचा कि मेंडल के अकॉर्डिंग मुझे क्या रेशियो मिलना चाहिए F2 जनरेशन में, 9:3:3:1 का। पर क्या ऐसा रेशियो मिला, नहीं, ऐसा तो कोई रेशियो मिला ही नहीं। फिर उनको लगा बॉस कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा अगर ये रेशो नहीं मिल रहा है तो ये तो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। याद करो, इसी वजह से एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि बताओ मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सिंस डायहाइब्रिड क्रॉस बताता है हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जब TH मॉर्गन ने सेम एनिमल को यूज करके ये रेशो चाहा कि चलो ये रेशो मिले, पर नहीं मिला, मतलब समवॉट तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट नहीं बोल सकते, कुछ अलग हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वापस डिसाइड किससे होगा कि अगर 2 जीन कितने पास एक क्रोमोसोम में रखे हुए हैं, जितने पास रहेंगे, ये देखो ये पास है ना, जितने पास रहेंगे रिकॉम्बिनेशन का नंबर उतना कम हो जाएगा, क्योंकि चांसेस है कि एज इट इज ही अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाए, दूर दूर जा नहीं पाएंगे। और जितना दूर लोकेटेड रहेंगे हाई चांसेस है कि रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन होगा और अगली जनरेशन में अलग अलग
असॉर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो वही तो पूछा है उन्होंने कि बताओ कौन से वाला सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, अरे जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, सी और डी। देखो, C and D will show maximum gene recombination because gene which are more closely linked, वही बोला था, frequency of recombination is least, मतलब जितना ज्यादा पास पास रहेंगे उनमें recombination क्या होगा, सबसे कम होगा, and vice versa, ठीक। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। Question number 12. Give the chromosomal constitution and related sex in each of the following. देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, तो बताओ टर्नर सिंड्रोम क्या है, जल्दी बताओ। X0 या XO, ज्यादा करेक्ट है बोलना, जैसे भी तुम बोलना चाहो, XO या X0, ठीक है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, तो पूरा बाकी का ऑटोजोम का नंबर सही है, इसमें भी ऑटोजोम का नंबर सही है, बस इसमें क्या है X0 कंडीशन और इसमें XXY, ठीक है। जेंडर बताओ जल्दी, तो बेसिकली है तो ये फीमेल, पर फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाए, और यहाँ पे बेसिकली ये तो है मेल, पर मेल कैरेक्टर दब गए, फेमिनाइन कैरेक्टर उभर के आ गए, ठीक। जो बेसिकली हम सिक्सर्स बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं, वो यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम X0 फीमेल कंटेनिंग 45 क्रोमोसोम, देखो एक नंबर कम हो गया, 46 क्रोमोसोम होता है हमें, 2n में 46 रहता है, एक कम हो गया तो 45 बन गया, एंड लैकिंग 1X क्रोमोसोम। वहीं दूसरे में XXY मेल, क्यों, क्योंकि बेसिकली तो है वो मेल, कंटेनिंग 47 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एंड 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन मेल। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, हाउ इट इज यूजफुल। तो अपन को पता है पेडिग्री क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का बाबा, अगर किसी के फैमिली ट्री को पढ़ना है कि पी जनरेशन में क्या हुआ, उसके पहले जनरेशन में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मतलब इस जनरेशन में क्या हुआ, आगे प्रिडिक्ट करना है, पर क्या प्रिडिक्ट करना है, या तो कोई कैरेक्टर, ठीक है, या तो कोई बीमारी। तो अगर कोई बीमारी के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, डिजीज के बारे में, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, या फिर किसी ट्रेट के बारे में, जैसे टंग रोल कर पाते, जैसे ऐसा ये जो एक कैरेक्टर है, टंग रोल करना है ना, तो अगर ये हो गया, या विडो स्पीक हो गई, अभी तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है, पर विडो स्पीक मतलब क्या होता है, ये देखो ये सारे कैरेक्टर है जो तुम एक फैमिली ट्री को पढ़ के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पता लगा सकते हो। विडो स्पीक मतलब बहुत सारे लोगों का जो ये हेयर लाइन है उसमें ऐसा एम बना रहता है, तो उसको हम विडो स्पीक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के पास टंग रोलिंग की एबिलिटी रहती है, टंग रोलिंग मतलब जैसे अभी मैंने फोल्ड करके दिखाया ना ऐसा, तो ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। फिर वापस उसके बाद हम बात करें तो उस ईयर मसल, ईयर की जो ये मसल नहीं, ईयर जो ये जॉइंटेड रहता है, तो फ्री ईयर लोब और उसके बाद फ्यूज्ड ईयर लोब, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारा अगर कोई कैरेक्टर पढ़ना है या फिर कोई बीमारी, जैसे मैंने बताया हीमोफीलिया पढ़ लो, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लो, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लो, पर कैसे, बिना लिखे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मेल को एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, फीमेल को एक सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर पूरा का पूरा शेडेड रहा तो हम बोलेंगे कि ये डिजीज मेल है, अगर पूरा का पूरा शेडेड रहा तो ये हम बोलेंगे डिजीज फीमेल है, या फिर अगर हाफ शेडेड रहा तो हम बोलेंगे कि कैरियर है। अगर इन दोनों के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो हम क्या बोलेंगे कि शादी हो गई इन दोनों के बीच में। अगर दो लाइन ड्रॉ की तो हम बोलेंगे सिबलिंग्स के बीच में शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरीके का कुछ ड्रॉ करके हम बता रहे तो ये हम क्या बोलेंगे, इन दोनों की मैरिज हुई और एक लड़का और दो लड़कियां हुई। फिर उसके बाद अगर एक ऐसा कुछ इस तरीके से ट्रायंगल में मेंशन है, ट्रायंगल नहीं बोल सकते, ऐसे टिल्टेड स्क्वायर मेंशन है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जेंडर नहीं पता। तो यही सारी चीजें किसी एक फैमिली ट्री को पढ़ना है सिंबॉलिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, और वो भी बुक में जो दो पेडिग्री के चार्ट दिए हुए उसको तो मार्क ही कर लो। पूछो क्यों, क्योंकि वो आने वाला है तुम्हारे सीबीएसई के 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के फॉर्म में। 110% क्वेश्चन है। जनरली या तो मैम तुमको हीमोफीलिया देंगी या तो कलर ब्लाइंडनेस का पूरा पेडिग्री एनालिसिस करके रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ पहचानो ये क्या है। तो तुमको कलर ब्लाइंडनेस या जो भी मतलब ड्रॉ किया हुआ है तो बताना पड़ेगा कि एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, कैसे पता चला, ऑल्टरनेट जनरेशन में पास हो रहा है, ये कैसे दिख रहा है, तो तुम बताओगे ये देखो ये कलर्ड वाला स्क्वायर है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेल को, पास ऑन हो रहा है फादर से डॉटर में। इस तरीके से पूरा एनालाइज करोगे और बताओगे, ठीक।
अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम की बात करो तो ये पेडिग्री एनालिसिस में वो एक स्टेप और आगे चढ़ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। मतलब कैसे? वो पूरा चार्ट दे देंगे तुमको और आखिरी वाले इसमें ना क्वेश्चन मार्क बना के दे देंगे और बोलेंगे अब एनालाइज करके बताओ कि जो अगली वाली जनरेशन होगी उसमें किसमें हो सकता है। मतलब एक स्टेप और आगे सीबीएसई पूरा दे देगा, सिर्फ जो तुम्हें दिख रहा है वो पूछेगा। और एंट्रेंस एग्जाम भले सीयूईटी हो भले नीट हो, एक स्टेप आगे जाके पूछेगा, आप प्रिडिक्ट भी करके बताओ। ठीक है, तो नॉलेज बहुत स्ट्रांग चाहिए उसके लिए। तो देख लेते हैं क्या है पेडिग्री एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, है ना, जो मैं कैरेक्टर बोल रही थी देर से, इन सेवरल जनरेशन। मैंने कहा कि दादाजी में क्या है, पेरेंटल में क्या है, उसके पहले में क्या है, अभी वाले जनरेशन में क्या है, अगली वाले जनरेशन में क्या होने वाला है, ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट और एबनॉर्मलिटी और डिजीज। मतलब बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए, डिसऑर्डर बोलो, डिजीज बोलो, एबनॉर्मलिटी बोलो, या फिर कोई नॉर्मल कैरेक्टर के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर मल्टीपल एलील्स, गिव एन एग्जांपल। अच्छा, ये बताओ एलील्स का मतलब क्या होता है। तो देखो मैंने तुम्हें बहुत लेमैन तरीके से बताया, बालों का कलर ये क्या हो गया, एक ट्रेट हो गया या फिर एक कैरेक्टर हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, ब्लैक कलर के बाल, ब्राउन कलर के बाल, ब्लॉन्ड कलर के बाल, लाल कलर के बाल। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये हो गए एलील्स। अब क्या बोला जा रहा है, मल्टीपल एलील्स, कि अगर एक कैरेक्टर के लिए या एक ट्रेट के लिए हमें 2 से ज्यादा एलील्स मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप का। ठीक है, अब बोलोगे मैम हेयर कलर भी तो ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं, मना नहीं कर रही हूँ लेने के लिए, हेयर कलर ले सकते हो, स्किन कलर ले सकते हो, पर अगर याद होगा तुम्हारी बुक में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम का एक टॉपिक है और एक दिया हुआ है प्लियोट्रॉपी। तो पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन है, समझो बात को। देखो मैं क्या बोल रही हूं कि हेयर कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके बहुत सारे एलील्स है। एलील्स मतलब ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ब्लॉन्ड कलर है। ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बोल रही हूँ, मेजर कैटेगरी। हमें पता है इसके अंदर भी शेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम व्हाइट कलर के भी हेयर होते हैं, व्हाइट कलर नहीं होता। यही कलर जब फेड हो जाता है तो जो व्हाइट कलर बेसिकली ग्रे हेयर्स को बोला जाता है। ठीक, हो गया डाउट क्लियर। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बोल रही थी कि ये जो हेयर कलर है और स्किन कलर है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है। यहां एक ही जीन है पर यहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा एलील्स है। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो है तो एक ही कैरेक्टर जो है ब्लड ग्रुप, पर हमारे पास उसके पास एलील्स कितने हैं, ए बी ओ। अब तुम सिर्फ ए बी ओ पढ़ते हो, पर उसके अलावा भी बहुत सारे रेयर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो सब तुम पढ़ोगे आगे। अगर नीट लेवल में, एंट्रेंस एग्जाम लेवल के लिए और इन डिटेल पढ़ना है तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स टाइप होते हैं, वो रेयर होते हैं। हम मेजॉरिटी हम बोलते हैं कि हाँ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे एक ब्लड ग्रुप का नाम बता दो, बॉम्बे डक ब्लड ग्रुप। अजीब सा लग रहा होगा कि बॉम्बे डक ये कैसा ब्लड ग्रुप है, ऐसा ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में आते हैं। एक पूरी लिस्ट है जिसमें और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज मल्टीपल एलील। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स, ठीक है, ऑफ अ ट्रेट मतलब कैरेक्टर, इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, या फिर इसी को हम मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बीइंग 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर रिकॉग्नाइज्ड एंड देयर डिफरेंट एलील्स, IA, IB, IO। अब देखो IO बोलो या फिर इसकी जगह पे स्मॉल i बोलो, दोनों सही है। ठीक है, ऑफ अ जीन डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ 4 ब्लड ग्रुप्स। हुआ क्या क्लियर इतना? तो ये सारा किसके बारे में डिस्कशन था, ये सारा था तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन। उसमें से मल्टीपल एलील फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, साथ में मल्टीपल एलील के साथ आएगा कौन सा, कोडोमिनेंस भी साथ में, क्योंकि दोनों एक ही जगह ब्लड ग्रुप दोनों शो करता है, कोडोमिनेंस भी मल्टीपल एलिलिज्म भी। ठीक है, तो ये फेवरेट हो गया। उसके बाद आया पेडिग्री एनालिसिस। आजकल थोड़े चांसेस कम है, 2-3 सालों से नहीं आ रहा, पर पहले आता था, 2 मार्कर में ही आता था। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, भैया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बोलो या मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलो, फिर वो भले हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, उसके बाद तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया हो या ये हो,
इन दोनों में से किसी एक वाले कैटेगरी पे 110% क्वेश्चन फिक्स है, मान के चलो। एक तो क्वेश्चन तुमको दिख ही जाएगा डिसऑर्डर पे, या तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर पे पूछेंगे या तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे पूछेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर पे पूछा तो ये भी लिख लो, वो स्टोरी प्रॉब्लम के फॉर्म में देंगे, ठीक है, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। अगर क्रोमोसोमल बोलो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बारे में पूछो तो जीनोटाइप, कैरेक्टर्स, फीचर्स, फिनोटाइप, ये सब पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल है, जो आजकल वो देने लगे हैं बहुत ज्यादा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। पहले लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे इतना नहीं पूछा जाता था, पर आजकल अलग फोकस ही किया जा रहा है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। इनफैक्ट जो केवी के जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि देखो केवी सीबीएसई का स्कूल है ना, नवोदय सीबीएसई के स्कूल है, तो उनका जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। सहोदय के पेपर्स देखोगे तो सहोदय के पेपर में भी बहुत ज्यादा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सारी बॉडी इंटरनली कनेक्टेड ही है। साथ में जो सीबीएसई की वेबसाइट पे जो सैंपल पेपर रिलीज होते हैं उसमें भी एक आध क्वेश्चन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे पूछते हैं। तो इतना जब आजकल ट्रेंड बदल रहा है, तो अगर ट्रेंड इतना बदल रहा है तो ये मान के चलो इस बार के 12th के बोर्ड में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन होगा, या तो वो पूरा का पूरा ड्रोसोफिला बोल देंगे कि एक्सप्लेन करो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के साथ, या तो फिर जो उस टाइप का बीच में एक क्वेश्चन था ना कि बताओ कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, उस फॉर्म में वो पूछ लेंगे। और पूछो वहां पे तो सिर्फ क्वेश्चन में तो पूछा था सिर्फ बताओ कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, पर साथ में अगर और उनको स्ट्रेस देना है कि बताओ वो दोनों रिजेक्ट क्यों है, तो फिर वो भी और पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो ये तो इस टाइप का तो है ही फेवरेट, न्यूमेरिकल के फॉर्म में देंगे, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देंगे। उसके बाद आते हैं म्यूटेशंस के बारे में फेवरेट क्वेश्चन है बस यहाँ पे हुआ तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का खत्म। तो क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे, टाइप करेंगे गूगल में www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, तो हमें इसका फायदा उठाना है, हमें पढ़ना है, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है, कोई पैसे नहीं भरने हैं, सिर्फ YouTube पे जाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपनी प्लेलिस्ट जिसको भी सुनना चाहते हो सेव करके रखना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका वेबसाइट पे जाओ, एकदम इजीली जिस भी एजुकेटर का तुम सुनना चाहते हो वो एकदम इजीली तुमको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बस जाना है। तो देख सकते हो हम प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का कोर्स, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। फिर उसके बाद बहुत सारी बोर्ड्स के लिए भी, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, साथ में एंट्रेंस एग्जाम भी पे भी फोकस है, ओलंपियाड्स भी है। बस तो क्या करना है, अपना क्लास चूज करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, अंदर प्लेलिस्ट आ जाएगी उस पर क्लिक करना है और सुनते चलना है और कुछ नहीं करना है। और एक और चीज तो करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो मेरे साथ, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड गुड डे।